Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. We were doing Indian Economy Previous Year Question Series right from 2011 से 2024. ये हमारा Indian Economy Series में ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। अगर आपको इसके पहले की PDF वगैरह चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द Instagram. नाउ अभी तक टोटल हमने 1 से लेके 5 तक पिलर कंप्लीट कर लिया था. डेट इज यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल कंप्लीट पिलर नंबर 6th एंड 7th, ठीक. एंड इससे होगा क्या, इससे होगा हमारा कि आज हम लोग का टोटल अगर इंडियन इकोनॉमी में बात करें तो 291 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, जो भी पूछा गया है राइट फ्रॉम 2011 से 24 में, ठीक है. एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग बहुत सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझे हैं, एक एक ऑप्शन को समझे हैं. एंड इससे मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हुआ होगा, राइट. चलो, सो लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 18 6A, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेंसस, हेल्थ एंड हंगर. देखते हैं पहला क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2024. कह रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट इज TFR. क्या होता है TFR? TFR इज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन वुड हैव कब इफ शी लीव्स until 50 years of age if she experiences current fertility rate at each age. यहाँ तक समझ में आया? ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है. अगर मान लो मेंस में आया तो आप मतलब बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस TFR के डेफिनेशन को लिख के कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक वुमेन जो जन्म देंगी, राइट, उसको कहा जाता है. लेकिन कब? जब तक वो 50 साल की हैं एंड हर साल पे उनका फर्टिलिटी रेट आज वाला ही है. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप इतना समझिए कि चिल्ड्रन पर वुमेन, बहुत सारी जगह ऐसे भी लिखा रहता है ना कि एक वुमेन अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म दे रही है. अगर ऐसा भी कहीं आप पढ़ रहे हो तो वो भी ठीक है. सो इट इज मेजर्ड एज चिल्ड्रन पर वुमेन. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, क्वेश्चन वगैरह पढ़ लेंगे, लेकिन ठीक है ना, पूछा है एक बार टर्म, पूछ सकता है अगले बार भी, तो थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन भी तो पूछ रहा है ना. TFR इंपॉर्टेंट क्यों है बताओ आप? बिकॉज पहला बात तो ये है कि इट इंडिकेट्स पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड. मतलब कि अगर TFR ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका जो पॉपुलेशन है कैसा है? ग्रोइंग पॉपुलेशन है ना. सिंपल बात है. अगर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट अगर कम है, इसका मतलब आपका जो पॉपुलेशन है वो कैसा है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है. सो आपको TFR से मदद क्या मिल जाएगा? It help in planning policies related to health, economy, demographics, etc. Right? Question पूछ रहा है कि TFR is an economy, in an economy is defined as क्या है? The number of children born per 1000 people in the population in an year. In a year नहीं. The number of children born to a couple in their lifetime in a given population नहीं. The rate, birth rate minus death rate एकदम नहीं. The average number of live birth a woman would have by the end of her child bearing age. and child bearing age क्या है? मान के चलते हैं 50 साल. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा D, कि एक औरत जब तक मान लो कि बच्चा पैदा कर सकती हैं, ठीक है, एक माँ जब तक बच्चा पैदा कर सकती हैं तब तक वो ऑन एन एवरेज कितना बच्चा वो पैदा कर रही हैं. दिस इज TFR, दिस इज टोटल फर्टिलिटी रेट. आया बात समझ में? ठीक है. सो हमने समझ लिया इस चीज को, एंड वही चीज जो हमने समझा वो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ये 2012 का क्वेश्चन है. कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये सब हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं. क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक, तो बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव स्टेज, कि पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ऐसे करके कुछ कुछ होता है. आपको वही बताना है इसमें. हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में क्या पहले पढ़ा है? याद आ रहा है आपको? क्या होता क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? Demographic transition is a long-term trend where birth rates and death rates decline. उससे होगा क्या? This will lead to changes in population structure. And जैसे जैसे एक सोसाइटी इकोनॉमिकली डेवलप करता है, जैसे जैसे एक सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली डेवलप करता है, तो सोसाइटी एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ जाएगा. ठीक है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ जाएगा. अब जिसमें सबसे पहला स्टेज जो होगा वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. तो आप बताओ, अगर हाई बर्थ रेट है एंड डेथ रेट भी हाई है
तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होगा, बहुत लो होगा ना, बहुत तो लो नहीं होगा लेकिन लो होगा, बिकॉज बहुत लोग क्या हो रहा है, मर जा रहे हैं। सो ड्यू टू हाई मॉर्टेलिटी, बहुत से यंग लोग जो हैं वो मर जाएंगे। एंड कारण क्या होगा, ये हम लोग पहला स्टेज पढ़ रहे हैं, कारण क्या होगा, डिजीज, पुअर हेल्थ केयर, फूड शॉर्टेज। एंड ये आपको कौन से सोसाइटी में देखने को मिलता है, तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। प्रॉब्लम क्या है कि हम मतलब ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, हम फिर से रिवाइज करवा दे रहे जल्दी जल्दी, एंड वो बार बार मतलब चीज़ों को लिखना समझाना थोड़ा सा मतलब दिक्कत जाता है। तो पहला स्टेज जब भी होगा तो पहला स्टेज यही होगा ना कि बर्थ रेट भी ज़्यादा होगा, डेथ रेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। एंड बर्थ रेट और क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लोग मर जा रहे हैं, तो लोग को ये भी तो डर लग रहा है ना कि पता नहीं बच्चा पैदा हो फिर वो मर जाए। आया बात समझ में, तो बर्थ रेट ज़्यादा है, लेकिन चूंकि डेथ रेट भी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दिखेगा क्या, बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इलिटरेसी है बहुत ज़्यादा, डिजीज़ है, हेल्थ केयर अभी डेवलप नहीं हुआ है, फूड शॉर्टेज है। एंड ये कौन से सोसाइटी का बात हो रहा है, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, इंडस्ट्री के आने के पहले के सोसाइटी का बात हो रहा है। फिर क्या होता है आपको, फिर सेकेंड स्टेज में जाते हैं हम लोग, वहाँ आपको हाई बर्थ रेट दिखता है एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट दिखता है, कि डेथ रेट जो है वो तो कम होने लगा लेकिन बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन डेथ वाला जो मतलब जो बहुत लोग मर रहे थे वो डेथ अभी क्या हो गया, कम होने लगा है। सो पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली ग्रो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि डेथ रेट तो कम हो गया ना, लोग मर तो कम रहे ना, एंड बर्थ रेट ज़्यादा है, बच्चा ज़्यादा पैदा हो रहा है, ज़्यादा रेट से पैदा हो रहा है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये आपको डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलेगा। खासकर अगर और स्पेसिफिक रूप से बात करें तो 18th-19th सेंचुरी का जो यूरोप है, जो अब अभी नया नया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, अभी नया नया इंडस्ट्री आया है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत समझदारी लोगों को हो गया है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आ गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, डेथ वगैरह पकड़ा जा रहा है कि अच्छा इस कारण से बीमारी हो रहा है, ठीक है चलो उसको डिटेक्ट करके उसको ठीक कर दिया जाए, तो डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया है। लेकिन अभी भी बर्थ रेट ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि एक कारण ये भी है कि इंडस्ट्री को लेबर चाहिए। लोगों के दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि भाई जितना ज़्यादा लोग होगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा। एंड डेथ रेट कम है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि डेथ रेट कम है एंड हाई बर्थ रेट तो है ही, तो वैसे ही आपका पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली ग्रो करेगा। यहाँ तक ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेज हो गया। फिर आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होगा, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। आपका बर्थ रेट क्या है, वो गिरेगा, डेथ रेट है वो तो कम होगा, क्योंकि आपका साइंस टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रहा है। एंड अब बच्चे कम पैदा क्यों हो रहे हैं, बिकॉज अब एजुकेशन पे इम्फेसिस होने लगा है, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं अर्बनाइजेशन आ गया, फैमिली प्लानिंग का बात होने लगा, हम दो हमारे दो टाइप, है ना। लोगों को आने लगा ये बात समझ कि जितना छोटा फैमिली होगा उतना एफिशिएंट रूप से रिसोर्स यूज होगा। आया बात समझ में। एंड ये थर्ड स्टेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आज का जो इंडिया है आप वैसा समझ लो, मिडिल इनकम कंट्रीज, है ना। तो यहाँ पे बर्थ रेट तो क्या है, डिक्लाइन हो ही रहा है, डेथ रेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर आता है फोर्थ स्टेज, यहाँ बर्थ रेट जो है वो कम हो गया है एंड डेथ रेट जो है वो भी कम हो गया है। मतलब यहाँ आपको स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ या स्टेबल पॉपुलेशन दिखेगा आपको, क्योंकि डेथ रेट भी बहुत कम हो गया है, बर्थ रेट भी, अब बच्चे पैदा भी मतलब उस रेट से नहीं हो रहे हैं। एंड ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा, जैसे यूएसए, जापान, जर्मनी, है ना। एंड कभी कभी इसी में मतलब आप मतलब अलग अलग बुक वगैरह पढ़ोगे तो आपको फिफ्थ स्टेज भी एक दिखता है, वहाँ आपको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, जहाँ बर्थ रेट जो है ना वो डेथ रेट से बहुत कम है। मतलब जितना ज़्यादा लोग मर रहे हैं ना उससे बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो होगा क्या, पॉपुलेशन ओवरऑल तो डिक्लाइन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग मर ही जा रहे हैं एंड बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं। एंड ये भी आपको देखने को मिलेगा किसमें, जापान, इटली, इस तरीके के कंट्रीज में। एंड ये क्वेश्चन पूछा था एक बार कि कौन से कंट्री में आपको ये फेज देखने को मिलेगा। ठीक, हम लोग पूरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को यहाँ पे रिवाइज किया। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में आपका हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। सेकेंड में क्या हुआ, बर्थ रेट तो हाई रहा ही लेकिन डेथ रेट कम होने लगा। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, बर्थ रेट कम होने लगा एंड डेथ रेट कम हो चुका है, डिक्लाइन हो रहा था बर्थ रेट एंड डेथ रेट कम हो गया। फोर्थ स्टेज में क्या, बर्थ रेट भी कम, डेथ रेट भी कम। एंड फिफ्थ स्टेज में जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट से ज़्यादा हो गया है, मतलब ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर गया है, पॉपुलेशन डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, जैसे जापान, इटली एक्सेट्रा। हमसे सिर्फ पूछा था कि आप ये जो स्टेजेस है उस स्टेज को आप करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, आप बताओ, हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट या हाई बर्थ रेट विथ हाई डेथ रेट। तो सबसे पहले तो यही दिखेगा ना। इस बात पे किसको डाउट होना चाहिए, बताओ, किसी को होगा नहीं, क्योंकि सबसे शुरुआत एकदम अगर आप देखोगे
तो बर्थ रेट तो ठीक है सबसे ज्यादा होगा, मान रहे हैं, डेथ रेट भी तो सबसे ज्यादा होगा ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी नहीं आया है, तो सबसे पहले तो 2 होगा। अब 2 आपको सिर्फ इसमें है, इसमें है। अब 2 के बाद आप देखिए कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली 2 के बाद 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हाई बर्थ रेट है कि ठीक है, हाई बर्थ रेट अभी फिर से होगा नेक्स्ट स्टेज में ही, लेकिन डेथ रेट कम हो गया है। क्यों कम हो गया? क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह आ गया। डिजीज कौन सा है, क्या कारण है, सब पकड़ पा रहे हैं हम लोग, राइट? क्या बीमारी है, उसका क्या इलाज है, तो जब इलाज हो जा रहा है तो डेथ रेट कम हो जाएगा, एंड फिर इसके बाद क्या होगा, बर्थ रेट भी कम हो जाएगा एंड डेथ रेट भी कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2, फिर 3, फिर 1, दैट इज आंसर इज सी। हम यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए, एंड वही चीज हम आपको समझा भी चुके हैं ऊपर में, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है द एंडेवर ऑफ जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम इज। जननी सुरक्षा प्रोग्राम इज क्या है? पहले तो ये जननी सुरक्षा प्रोग्राम क्या है, देखो ये 2012 का क्वेश्चन है, हो सकता है उस समय के न्यूज़ वगैरह में प्रॉपर तरीके से कवर रहा होगा, तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपका काम, आप इससे क्या इंस्पिरेशन या मतलब सीख सकते हो कि जो भी न्यूज़ वगैरह में चल रहा है, कोई स्कीम, कोई प्रोग्राम, तो उसको आपको सरफेस लेवल पे काम भर पढ़ लेना है। क्या है ये जननी सुरक्षा योजना? दिस इज अ सेफ मदरहुड प्रोग्राम अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अच्छा, इस प्रोग्राम का एम क्या है? एम है टू रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनाटल डेथ। नियोनाटल किसको बोलते हैं? न्यू बॉर्न बेबीज को कहते हैं, राइट? तो मैटरनल डेथ माने जो माँ का डेथ हो जा रहा है, या नियोनाटल जो न्यू बेबीज का डेथ हो जा रहा है ना, न्यू बॉर्न का, ये मैटरनल एंड नियोनाटल डेथ को क्या करना है? रिड्यूस करना है। कैसे? बाय इनकरेजिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, कि डिलीवरी वगैरह कहाँ हो, तो इंस्टीट्यूशन में हो, हॉस्पिटल्स में हो, क्लिनिक्स में हो। आया बात समझ में? तो ये चीज इसका पर्पस है कि मैटरनल डेथ, नियोनाटल डेथ को कम करना है। कैसे? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, ये इंश्योर करके। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, द पर्पस इज टू प्रोमोट, द एंडेवर इज टू प्रोमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। सही बात है, ठीक। इट एम टू रिड्यूस मैटरनल नियोनाटल मोर्टेलिटी बाय प्रोमोटिंग द हॉस्पिटल डिलीवरीज, एंड ये फोकस करता है पुअर वुमेन जो रूरल अर्बन एरियाज में है, ठीक है। दूसरा देखिए, तो पहला इसमें है एंड पहला इसमें है, 1 2 है, इसमें 1 2 3 है, तो देख लेते हैं। चलो 3 ही देखो पहले, क्या कह रहा है? टू प्रोवाइड फॉर वेज लॉस ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड कन्फाइनमेंट, जननी सुरक्षा योजना प्रोवाइड्स 1000 rupees as an incentive for hospital deliveries, but this amount is not large enough to be considered wage कॉम्पेंसेशन, कि जो वेज लॉस आपको हो रहा है उसमें मदद मिल जाएगा, एकदम से ऐसा नहीं है। वेज लॉस आपको हो रहा है, वो चीज आपको थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है, वेज कॉम्पेंसेशन थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? 1000 रुपए दे रहा है, एंड दिस इज नॉट इतना बड़ा अमाउंट कि भाई वेज कॉम्पेंसेशन का आप बात कर लो तो 3 तो नहीं होगा। बच्चा क्या? बच्चा यही ना सिर्फ, क्योंकि 1 तो सही है, तो आंसर 1 एंड 2 होगा। 2 क्या कह रहा है? टू प्रोवाइड मॉनिटरी असिस्टेंस टू द मदर टू मीट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। दिस इज करेक्ट, है ना? देखा हमने, 1000 रुपए मिल रहा है, एंड दिस इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दैट इज इट इज funded entirely by central government. It provide cash assistance to cover delivery and post delivery care cost. ठीक, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 and 2। तो आप जब भी कोई स्कीम वगैरह पढ़ोगे तो आप उसका क्या पढ़ना है? आपको बेसिक सारे पॉइंट को आपको पढ़ लेना है, अपने भाषा में समझ लेना है। चलो, यहाँ पे वो सारा कुछ लिखा हुआ है, जैसे अर्बन एरिया है तो 1000 रुपए, रूरल एरिया है तो 1400 रुपए मिलेगा। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विथ रेफरेंस टू प्रोविजन मेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 का ये क्वेश्चन है। पहले तो जल्दी से चलो रिवाइज करते हैं, हम लोग पहले भी, हमको यहाँ तक ध्यान आ रहा है ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। चलो, एनएफएसए क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मतलब ये एक ऐसा कानून है, एक ऐसा एक्ट दैट प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू एलिजिबल हाउसहोल्ड्स। आया बात समझ में? ऑब्जेक्टिव क्या होगा आप बताओ? अगर सब्सिडाइज फूड हम दे रहे हैं एलिजिबल हाउस होल्ड को, फूड ग्रेन दे रहे हैं एलिजिबल हाउस होल्ड को, तो इसका मतलब है कि आई एम ट्राइंग टू इंश्योर कि भाई फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो इन लोगों को मिले, एंड दैट टू through affordable prices. So objective है to ensure food and nutrition security through affordable access to food grain, and it cover both BPL and APL families, right? That is below poverty line family and above poverty line families. पहला स्टेटमेंट देखिए, the families coming under category of below poverty line only are eligible to receive the subsidized food grain. This is wrong, है ना? It cover BPL, it cover APL household and not just BPL. And यहाँ पे beneficiaries को ना categorize किया जाता है as priority household, अंत्योदय अन्न योजना families. Statement 2 देखिए, the eldest women in household of age 18 years or above shall be the head of household for the
पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ राशन कार्ड। एंड यही तो हाईलाइट भी है, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसके लिए कुछ करना तो होगा ना। एंड एनएफएसए का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि कोई भी अगर पढ़ेगा तो ये पॉइंट तो पक्का पढ़ेगा ना। सो द एल्डेस्ट वुमेन जो भी फैमिली में है, अगर 18 साल से ऊपर है तो राइट, सी इज मेड द हेड ऑफ हाउस होल्ड फॉर इशुइंग राशन कार्ड। अब ये पॉइंट को मेंस के लिए ध्यान रखना है। अभी हम कह रहे हैं सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है जिससे वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, तो ये पॉइंट लिखना है। ठीक, क्या पहले वाले स्टेटमेंट को आप गलत कर सकते थे? आप बताओ, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा हुआ था तो हम पहले भी बताएं कि आपको अलर्ट हो जाना है एंड सोचना है कि क्या सिर्फ एनएफएसए, क्योंकि ये सबको पता होता है यार। अगर आप 1 को गलत करते तो आप तो वैसे ही मतलब आपका ANC चला जाता, एंड 2 आपको पता है 100% सही है, क्योंकि दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। नाउ थर्ड पढ़िए, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 months देयर आफ्टर। एंड ये क्यों गलत है? बिकॉज दिस इज नॉट 1600, दिस इज 600 कैलोरीज। मान लो नहीं भी पता होता, ठीक है ना। बहुत बार मतलब ये चीज हम लोग समझने का प्रयास किए हैं कि जब कभी भी फैक्ट वगैरह नंबर में देता है तो नॉट 100% टाइम, लेकिन अच्छा खासा बार गलत होता है, ठीक है। एंड नहीं भी आपको पता होता है तो ये तो मतलब आप गेस करते ना जी कि 2 सही है। ये सब तो बेसिक मतलब पढ़ते ही ना। एंड कहाँ पढ़ते? डायरेक्ट जीएस पेपर 3 में लिखा हुआ है ना ये टॉपिक। तो जब डायरेक्टली कुछ सिलेबस में मेंशन है, अगर उसके बाद भी अगर आपको उसका बेसिक चीज नहीं पता है तो हर क्वेश्चन में टिप्स ट्रिक फिर लगाने से काम चलेगा क्या? सोचिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ जो हमने समझा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन? क्या है ये? इसी को पोषण अभियान भी कहा जाता है, राइट। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2017 टू टैकल द माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। फोकस किसके ऊपर है? तो प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर, लैक्टेटिंग मदर के ऊपर, यंग चिल्ड्रन के ऊपर, एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर। नाउ अब स्टेटमेंट पढ़ो। सो हमसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव ना नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का, क्या कह रहा है? टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। दिस इज करेक्ट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पढ़िए, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन। ठीक है, ये भी बात सही है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इस मिशन को ओवरसी करता है। एंड दिस मिनिस्ट्री टारगेट्स अनेमिया रिडक्शन अमंग यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल एंड वुमेन। एंड वुमेन मतलब 15 से 49 ईयर्स। एंड ये मिनिस्ट्री टारगेट कैसे करता है? तो इसी स्कीम के थ्रू टारगेट करता है। सो ये भी अनेमिया रिडक्शन वाला जो बात है वो भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 तो पक्का सही हो गया। 3 पढ़ो, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट, कोर्स सीरियल एंड अनपॉलिश्ड राइस। गलत। टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग, ये भी गलत है क्योंकि इसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे। इररेलेवेंट स्टेटमेंट है ये। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 और 2। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडिकेटर्स ऑफ IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर आर यूज्ड बाय IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट? क्या है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट? दिस इज एन एनुअल रिपोर्ट मेजरिंग द हंगर एट ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल एंड कंट्री लेवल। एंड दिस इज रिलीज्ड बाय, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, इट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI। अब ये ना टोटल 4 इंडिकेटर को यूज करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। कौन कौन से इंडिकेटर को? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टिलिटी। अंडर नरिशमेंट क्या होता है? दिस इज द परसेंटेज ऑफ पीपल विद इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, कि जितना कैलोरी मिलना चाहिए उतना कैलोरी नहीं है तो वो फिर अंडर नरिश्ड कहलाएंगे ना। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? ध्यान से समझना, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 विथ लो वेट फॉर देयर हाइट, कि जितना उनका हाइट है उसके रिस्पेक्ट में उनका जो वेट है वो वेट कम है, मतलब हाइट ज्यादा हो गया है, वेट बहुत कम है, तो उसको क्या कहा जा रहा है? चाइल्ड वेस्टिंग कहा जा रहा है। एंड ये कौन से चिल्ड्रन का बात हो रहा है? तो चिल्ड्रन अंडर 5। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? स्टंट मतलब छोटा चीज, छोटे हाइट को कहते हैं ना। तो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 विथ लो हाइट फॉर देयर एज, कि जो एज है उसके हिसाब से उनका कम हाइट है। स्टंटिंग ध्यान रखना, स्टंट से समझ सकते हैं कि हाँ छोटे हाइट को कहते हैं, राइट। तो एज के हिसाब से हाइट कम है। एंड ये कौन से तक बच्चों का बात हो रहा है? तो जो 5 साल से कम के बच्चे हैं। एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी क्या हो रहा है? कि 5 साल से कम के बच्चे जिनका डेथ हो जा रहा है, वैसे कितने बच्चे? सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर द एज ऑफ 5। तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टिलिटी, ये होगा।
तो बताओ इसमें से कौन कौन सा इंडिकेटर यूज होगा? तो 1 2 3 तीनों होगा। इसमें आपको अंडर नरिशमेंट दिया हुआ है, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग दिया हुआ है, ठीक है, चाइल्ड मोर्टिलिटी दिया हुआ है, ये भी ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग नहीं दिया हुआ है, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है? ये हम एक्सप्लेन कर दिए हैं सब कुछ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विथ डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज ड्यू टू। 2011 का ये क्वेश्चन है। तो पहले तो आप हमको ये बताओ, हम लोग 50 बार अभी तक मतलब पढ़ चुके हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? दिस इज द पोटेंशियल, ध्यान से सुनना एंड लिखना है इसको मेंस के आंसर में। दिस इज द पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू हायर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन कंपेयर टू डिपेंडेंट। सो हायर मतलब पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो सकता है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है? क्यों? बिकॉज आपके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज 15 से 64 ईयर्स वाले जो लोग हैं वो लोग डिपेंडेंट कौन है? तो चिल्ड्रन होंगे। और डिपेंडेंट कौन है? तो एल्डरली लोग होंगे, बूढ़े लोग होंगे, राइट? तो बिकॉज यू आर हैविंग वर्किंग एज पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ज्यादा है ना इन द इकोनॉमी, किसके कंपैरिजन में? डिपेंडेंट के कंपैरिजन में। कहने का क्या मतलब है कि लोग कमाने वाले ज्यादा हैं, डिपेंडेंट वाले लोग कम हैं, तो उसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब आपके पास ज्यादा वर्कर्स है, इसका मतलब आपके पास प्रोडक्टिविटी आपका ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा। तो कह रहा है ना कि इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज ड्यू टू व्हाई? आप बताओ। बिकॉज इट्स हाई पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 से 64 ईयर, मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन इसका ज्यादा है। आया बात समझ में? अगर हाई पॉपुलेशन अबव एज ग्रुप 65 ईयर्स होता है, इसका मतलब डिपेंडेंट वाले ज्यादा हो गए ना, एल्डरली लोग ज्यादा हो गए। अगर हाई पॉपुलेशन इन द एज बिलो 15 ईयर, मतलब फिर से यहाँ डिपेंडेंट ज्यादा हो गए, चिल्ड्रन का एज ज़्यादा हो गया। समझ में आया? तो कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं, वर्कर ज़्यादा, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा। एंड अगर ये पॉपुलेशन को अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया गया तो इट कैन बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिस इज फ्रॉम 2023। क्या कह रहा है? 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट, इंडिया का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। दिस इज करेक्ट। क्यूरेटिव केयर का क्या मतलब है कि आपको बीमारी हो गया, अब ये बीमारी किस प्रकार से ठीक हो, है ना, इसको क्यूरेटिव केयर कहा जाता है। प्रिवेंटिव केयर का मतलब क्या होता है कि ये बीमारी ना हो उसके पहले ही आप कुछ कर रहे हो, आप स्टेप्स ले रहे हो, राइट, उसको प्रिवेंटिव केयर कहा जाता है। समझ में आ गया बात? तभी तो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही चीज लिख रहा है कि इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम है, दिस लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। दिस इज करेक्ट। ये ज्यादा क्यूरेटिव केयर पे फोकस करता है, ज्यादा ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज पे फोकस करता है, एंड लेस एम्फेसिस देता है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर। मतलब लेस एम्फेसिस ये देता है प्रिवेंटिंग द डिजीजेस, प्रोमोटिंग हेल्थ एंड हेल्पिंग रिकवरी, उस पे कम फोकस इसका रहता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते थे ना। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। सही बात है। क्यों सही बात है बताओ? बिकॉज हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, सो स्टेट गवर्नमेंट हैव अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ केयर। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, फंड प्रोवाइड करता है, पॉलिसी बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, बट इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्टली बाय स्टेट एंड ईच स्टेट ऑर्गेनाइजेज इट्स हेल्थ सर्विसेज एज पर लोकल नीड। एंड यही तो कह रहा है ना कि दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब बहुत कुछ नहीं भी पता होता, इतना पता होता कि भाई हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, काम आपका हो जाता। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन क्या सेकंड स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन कर रहा है? क्या ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसके कारण क्या ये मैंने जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ज़्यादा आपको क्यूरेटिव पे फोकस करता है, क्यूरेटिव केयर पे? नहीं ना। क्या सेंट्रल सब्जेक्ट ये होता तो ये क्या प्रिवेंटिव पे फोकस करता है? एकदम नहीं। दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट रूप से सही है, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सही बात है ना? सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। क्लियर है? ठीक, हम लोग यहाँ पे जो समझे वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्लियर है? चलो नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 19 6B HRD एजुकेशन एंड स्किल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2024 का क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन से आप समझना कि आपको कितने डेप्थ तक चीजों को जाके पढ़ना है। समझ में आया बात? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में अगर पढ़ें तो सबसे पहला, दिस इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये तो पढ़ेंगे हम लोग,
और क्या पढ़ेंगे हम लोग, आप बताओ। जब आप कोई स्कीम पढ़ोगे तो आप उसका एक ऑब्जेक्टिव भी पढ़ोगे ना, तो इट प्रोवाइड्स अश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्री एंटीनेटल केयर सर्विसेज ऑन फिक्स डेट है 9th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का टारगेट ग्रुप कौन है, तो ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स। एंड पर्पस ये है कि एटलीस्ट 1 एंटीनेटल चेकअप हो जाए ड्यूरिंग द क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। पढ़िए, This scheme guarantees a minimum package of antenatal care services to women in their second and third trimester of pregnancy and 6 months of post-delivery healthcare service in any government health facility। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये जो लिख दिया कि 6 मंथ का पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो गया। It does not guarantee 6 months of post-delivery health care. Scheme is only for antenatal care, that is before delivery. उस केयर का बात हो रहा है। आया बात समझ में? अगर इस बात को दिमाग में रख लिए रहते तो ये स्टेटमेंट आप आराम से गलत कर लेते कि पोस्ट डिलीवरी तो बात ही नहीं है ना, सारा तो एंटी नेटल केयर का बात हो रहा है, मतलब बिफोर डिलीवरी का बात हो रहा है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, अंडर दिस स्कीम द प्राइवेट सेक्टर healthcare provider of certain specialties can volunteer to provide services at the nearby government healthcare facility. This is correct, right? And ये एक अच्छा बात भी है। एंड अगर आप ठीक ठाक पढ़े होते तो शायद ये सब पॉइंट नहीं छूटता ना, क्योंकि यूनिक टाइप का पॉइंट है। प्रोग्राम किसका है, सरकार का। ठीक, लेकिन वॉलंटरी बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर भी अपनी नियर बाई गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी में क्या कर सकता है, कुछ सर्टेन स्पेशलिटीज वाला सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। सो ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इट एक्टिवली इंगेजेस द प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एंड गवर्नमेंट इनकरेज करता है ये वॉलंटरी पार्टिसिपेशन बाय द प्राइवेट डॉक्टर टू ऑफर देयर सर्विस एट गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। यानी ये कैसे होगा आप बताओ, मतलब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये काम आपको करवाना है तो आप कैसे करोगे, तो आप डॉक्टर्स को मोटिवेट करोगे, आप अवेयरनेस कैंपेन लगाओगे, आप उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेशन फ्रेमवर्क को डिजाइन करोगे। अब ये बात अभी हम क्यों बोले, ताकि आप इस तरीके से चीजों को सोचो। हमको नहीं पता आप ग्राउंड लेवल पे ये काम करोगे नहीं करोगे, लेकिन आपको इस तरीके के पॉइंट को तुरंत जनरेट करना आना चाहिए ताकि आप आंसर लिख सको मेंस का। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन करवाना है ना, ऐसे ही तो एथिक्स में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, मोटिवेट कर सकते हैं डॉक्टर को, लिखेंगे ना ये बात, अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करना होगा ना। स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेशन फ्रेमवर्क, कि देखो आप एक डॉक्टर है वो किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेशन फ्रेमवर्क को डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये प्राइवेट सेक्टर वाला वो सही है, तो आंसर क्या होगा, 2 ओनली। क्लियर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 का क्वेश्चन है। पहला तो ये नाम से समझना, कौशल, राइट। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज अ फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट स्कीम। किसका होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो पहला देखिए, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज रॉन्ग। एंड जैसे ये 1 रॉन्ग हुआ तो हो गया ना, अगर इसको लेबर मिनिस्ट्री को ही इम्प्लीमेंट करना है तो ये आप स्किल डेवलपमेंट वाला मंत्रालय बनाए क्यों बनाए, बताओ। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, राइट। अब मेरे पास 2 तो इसका मतलब पक्का सही है। 3 चेक करते हैं डायरेक्ट। इट एम टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। देखो ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स है, जो मान लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम वगैरह करके काम सीख गए हैं, राइट, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, उसको अलाइन करना है। किसके साथ अलाइन करना है, जो कॉम्पिटेंसीज आपको अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स का है उसको हमको अलाइन करना है। किसके साथ अलाइन करना है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में अगर आप पढ़ते तो आपको पता होता है कि ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, देखो, बिकॉज दिस स्कीम ना टॉक्स अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, राइट। This scheme acknowledges the existing skills people have acquired informally, that is without through formal training। and इससे होगा क्या, इससे उन लोगों को मदद मिल जाएगा जिनके पास स्किल तो है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर काम है, वो काम के लिए आपको फॉर्मल ट्रेनिंग मिलता है, लेकिन वो लड़का अनऑर्गेनाइज तरीके से वो काम सीखा हुआ है, लेकिन उसके पास चूंकि सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको उस चीज का वैल्यू नहीं मिल पाता है। तो ये जो स्कीम है ना, ये इसी चीज का बात होता है कि आपके पास प्रायर लर्निंग है, राइट,
उस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। मतलब कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्किल है, भले आपने कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग के थ्रू नहीं सीखा है, लेकिन आपने इनफॉर्मली अक्वायर किया है, बिकॉज आपके पापा भी यही काम करते थे, आपके चाचा भी यही काम करते थे, राइट, या आप किसी गुरु के पास जाके ये चीज सीख लिए। तो दिस स्कीम एक्नॉलेजेस दोज एग्जिस्टिंग स्किल्स पीपल हैव acquired informally, and this help those working in unorganized sector, informal sector, to get their skills certified as per national skill qualification framework स्टैंडर्ड्स। एंड उससे होगा क्या, आपको तो स्किल है, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट हो गया, अब आपको आराम से नौकरी मिल जाएगा। सो इट इम्प्रूव्स द जॉब अपॉर्चुनिटी एंड गिव्स ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू इनफॉर्मल वर्कर। एंड दिस इज द, आप बताओ ये इस स्कीम का हाईलाइट होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ा बात तो यही ना होगा, नहीं होगा। कितना अच्छा बात किया ये कि भाई आपके पास है तो क्यों आपको मतलब फिर से वो ट्रेनिंग वगैरह जाना है। हम क्या करते हैं, आपके पास है ना नॉलेज, चलो उसी के बेसिस पे हम आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं एंड आप इस टेस्ट को दे दो एंड इसके बेसिस पे हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, काम हो गया खत्म। फिर से आपको पढ़ने का क्या जरूरत है, वही सेम चीज। तो 3 सही है एंड 3 सही है एंड 2 तो दोनों में था, तो 2 पक्का सही होगा। वैसे 2 देख लेते हैं। It among other will also impart training in soft skill, entrepreneurship, financial and digital literacy. This is correct. इसमें आपको soft skill जैसे communication वगैरह कैसे करना है, entrepreneurship, financial, digital literacy, ये सारे कुछ में आपको मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा। These are essential component to make trainees employable across various industries. क्लियर है? चलो यहाँ पे हम जो भी था आपके काम का हम यहाँ एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिस इज फ्रॉम 2017। क्या कह रहे हैं? कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल करियर सर्विस। पहला, नेशनल करियर सर्विस इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? बिकॉज चलो थोड़ा सा देख ही लेते हैं फिर करते हैं ना सॉल्व। दिस नेशनल करियर सर्विस वाज लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री जी कब? 2015 में, ठीक है, एज अ 5-year मिशन मोड प्रोजेक्ट, राइट। नाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि आता है किसके अंदर में? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट गलत क्यों हो जाएगा? बिकॉज इट इज अंडर लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है। दूसरा देखिए, नेशनल करियर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन अ मिशन मोड टू improve the employment opportunity of uneducated youth of the country. This is also wrong. Why? Because this NCS is meant for all citizens, including educated job seeker, unskilled worker, skilled worker, fresh graduates, experienced professionals, right? And the portal also link job seeker with employers, career counseling, स्किल ट्रेनिंग। आया बात समझ? तो अगर ये सिर्फ लिख रहा है ना कि ये अनएजुकेटेड यूथ के लिए है, तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो जाए, फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाए, ठीक है बात यहाँ तक। सो आप बस इतना दिमाग में रख सकते हो, देखो 1 और 2 गलत है तो डी आंसर तो होगा, लेकिन आप बस इतना दिमाग में रख सकते हो कि दिस NCS इज अ वन स्टॉप platform for career related services, job search and recruitment, career counseling, skill development, ये सारा कुछ। एंड देयर आर 3 एसेंशियल्स पिलर हैं। पहला क्या है नेशनल करियर सर्विस का? 3 एसेंशियल पिलर में पहला है आपको NCS पोर्टल, राइट। दिस इज एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल पोर्टल। दूसरा क्या है? जहाँ पे सारा डेटा वगैरह रहेगा। दूसरा क्या है? मॉडल करियर सेंटर, एंड दिस विल बी सेट अप अक्रॉस द कंट्री। एंड थर्ड इज इंटरलिंकेज विथ स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। आंसर तो इसका डी होगा। जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। सो NCS इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर अपलोडिंग बायोडेटा, इट इज अ फुल करियर सर्विस ऑफरिंग जॉब सर्च, career guidance, skill training, counseling, and it is implemented by Directorate General of Employment under Labor Ministry, ठीक है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ विद्यांजलि योजना। अच्छा आप एक बात बताओ, हम लोग इसमें जो भी कुछ पढ़े हैं, राइट, या मान लो जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये कौन से मंत्रालय के अंदर में है, कौन सा टारगेट ग्रुप है, ये पढ़ा ना हमने। अगर कोई स्कीम पढ़ोगे तो आपको यही तो पढ़ना है ना, PhD नहीं करना है, ठीक। एंड अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन में ना ऐसे मतलब बहुत हद तक जाके पूछ भी दिया, तो कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा जिसमें ऐसा करेगा, नहीं तो अभी तक यार ये मतलब अब खत्म होने वाला है हमारा लेक्चर, एंड अभी तक हमने यही मतलब नोटिस किया ना कि बहुत मतलब डेप्थ में जाके चीजों को नहीं पढ़ना है, सरफेस लेवल पे पढ़ना है, उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में मतलब ऐसे कंफ्यूजन ना हो, राइट, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखो, विद्यांजलि योजना का पर्पस पूछ रहा है। अब आप बताओ, आप अगर पढ़ते तो आप क्या पढ़ते विद्यांजलि योजना के बारे में? पहला आप पढ़ते कि कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है, तो नाम से पता चल रहा है ना विद्यांजलि, राइट, विद्या का बात हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
राइट। सो इट इज अ इनिशिएटिव, इट इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आप पढ़ते हैं कि इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस क्या है, सो इट एम्स टू स्ट्रेंथन द स्कूल्स, स्कूल को मजबूत करने का, स्ट्रेंथन करने का बात है। कैसे? बाय इन्वॉल्विंग कम्युनिटी मेंबर्स, प्राइवेट सेक्टर, इंडियन डायस्पोरा, वॉलंटियर्स, राइट। The goal is to improve the school quality. The goal is to improve the student learning through volunteer support. अब किस तरीके के volunteers इसमें मतलब आके सपोर्ट दे सकते हैं? तो वो रिटायर्ड टीचर हो सकते हैं, जो टीचर रिटायर हो गए हैं, राइट। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आके फ्री इनिशिएटिव, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आके वॉलंटियरिंग कर सकता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है वो कर सकता है, कोई एनजीओ है, कोई कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन है वो आके एज ए वॉलंटियर कंट्रीब्यूट कर सकता है, वॉलंटियर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। एंड जब हमने इतना सारा कुछ पढ़ा तो वी रियलाइज कि ये जो विद्यांजलि योजना है ना, इसका पर्पस बहुत बेसिक है, जो काम कोई भी कर सकता है, राइट। बहुत कुछ हाई फाई बात नहीं हुआ इसमें। तो अगर हमसे पर्पस पूछ रहा है तो अब पढ़िए पहला, टू इनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ओपन देयर कैंपस इन इंडिया। पढ़ा कहीं हमने ऐसा? नहीं होगा। वन यहाँ पे है, वन नहीं। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ओके, प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड कम्युनिटी। सही है ना, कम्युनिटी मेंबर से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा ताकि स्कूल क्वालिटी, स्टूडेंट लर्निंग वो अच्छा किया जा सके। सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इसमें है एंड सेकंड इसमें है, सेकंड इसमें भी था लेकिन वन के कारण गलत हो गया, ठीक है। थर्ड देखिए, टू इंकरेज द वॉलंटरी मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन so as to improve the infrastructure facility for primary and secondary schools। पढ़ा कहीं हमने ऐसा? बताओ आप। तो ये भी नहीं होगा, ठीक। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा टू ओनली। तो बात समझिए, हम बार बार वही कह रहे हैं कि कोई एक स्कीम है तो उसको सरफेस लेवल पे समझने का प्रयास कीजिए एंड उसके बेसिक पर्पस को, उसका मिनिस्ट्री कौन सा है, टारगेट ग्रुप क्या है उसका। एंड एक बात, अगर पैसे का बात होगा उसमें, राइट, तो वो देख लेना है कि कहीं बाहर से फंडिंग का बात कर रहा है क्या, या मतलब इस तरीके का कोई भी पॉइंट आपको अगर दिख रहा है तो क्लियर है। चलो, तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा टू ओनली, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द एम ऑफ प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान? क्या है ये उन्नत भारत अभियान? दिस इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अभी हम लोग क्या कहते हैं उसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। एंड दिस वाज लॉन्च्ड इन 2014। किसी कारण से न्यूज में रहा होगा तो 2017 में फिर पूछा गया, उन्नत भारत अभियान। एंड दिस अभियान इज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ यूजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू डेवलप रूरल इंडिया। आया बात समझ में कि रूरल इंडिया को डेवलप करना है, कैसे करना है? तो जो नॉलेज, जो स्किल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास है ना, उसको यूज करके हमको रूरल इंडिया को डेवलप करना है। दिस इज द बेसिक गोल ऑफ उन्नत भारत अभियान, टू ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर बेसिक मतलब इसके मतलब और थोड़ा सा डिटेल में जाए तो उन्नत भारत अभियान जो है, इट इनकरेजेस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज टू अडॉप्ट एटलीस्ट 5 विलेजेस एंड दीज इंस्टीट्यूशन वर्क टू इंप्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ किसका? बताओ, विलेज का ही। अप्रैल 2018 में उन्नत भारत अभियान 2.0 को लॉन्च किया गया एज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ओरिजिनल मिशन। एंड फोकस क्या था? फोकस था कि ये जो प्रोग्राम था ना, उन्नत भारत अभियान, ये जो अभियान था, इसके इम्प्लीमेंटेशन को और मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाए। बताओ, उन्नत भारत अभियान किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने का बात कर रहा है? रूरल डेवलपमेंट को ना, रूरल डेवलपमेंट में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने का बात कर रहा है। तो अगर थोड़ा स्पेसिफिक होके बात करेंगे तो ये किसका बात करेगा? आप बताओ, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बात करेगा कि नहीं करेगा? तभी तो ना, मतलब सिर्फ ऐसे हवाबाजी कर दी है कि भाई देख रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, बस इतने से हो जाएगा क्या? क्या करोगे कि रूरल डेवलपमेंट होगा? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम करेंगे, आर्टिशन, लाइवलीहुड, रूरल इंडस्ट्रीज, यहाँ स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, जॉब क्रिएशन का काम करेंगे, बेसिक एमिनिटीज पे काम करेंगे जैसे रोड्स, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, रूरल एनर्जी सिस्टम पे काम करें, मतलब कि क्लीन एंड रिलायबल एनर्जी सोर्सेज पे काम करेंगे। आया बात समझ में? बताओ कितना पॉइंट हुआ? 1 2 3 4 5। अब आप एक बात बताओ, अगर आप इस वीडियो को 3 बार 4 बार देख रहे हो तो प्रीलिम तो ठीक है ना भाई, प्रीलिम तो तगड़ा होगा ही होगा, बिकॉज नॉलेज चलो मिल रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन करंट से बनेगा, राइट। लेकिन एक जो एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है वो तो मतलब आप ऐसे भी दूसरे एस्पिरेंट के कंपैरिजन में तो आपका लेवल दूसरा होगा ही, एकदम अलग होगा। एंड उससे भी मतलब आप थोड़ा सा आगे बढ़ के बेनिफिट देखिएगा। तो अगर हमको मान लो रूरल डेवलपमेंट पे बात आएगा तो हम कितना सारा पॉइंट ले, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे कुछ लिख देंगे, इको फ्रेंडली, प्रॉफिटेबल फार्मिंग, कुछ भी इस तरीके का। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे एक पॉइंट लिख देंगे कि
वाटर को मैनेज करना, सेव करना है ना। रूरल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो आर्टिशन, लाइवलीहुड, रूरल इंडस्ट्री में स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जॉब क्रिएशन करेंगे, बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, रूरल एनर्जी सिस्टम पे फोकस करेंगे ताकि क्लीन एंड रिलायबल एनर्जी सोर्स मिल सके। अब पढ़िए पढ़िए, इतना सारा कुछ हमने देखा ना। अचीविंग 100% लिटरेसी बाय प्रोमोटिंग, हो गया ना गड़बड़। कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विथ लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, सही लग रहा है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग इंडिया का साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मेक इंडिया अ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल पावर, गलत है। डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल बाय एलोकेटिंग स्पेशल फंड फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन द रूरल अर्बन पुअर, गलत हो गया। ठीक है, तो जो चीज अगर हम लोग अपने भाषा में समझेंगे ना, वो चीज मतलब आराम से हम लोग आंसर कर सकते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्वयं एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट, फिर से देखो पूछ दिया ना बेसिक, हम लोग जबरदस्ती एक एक स्कीम पे पीएचडी कर रहे हैं। क्या है ये स्वयं? स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फ्रॉम यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। दिस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग एंड दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, अलॉन्ग विथ AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, विथ सपोर्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। अब आप एक बात बताइए कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या ऐसा अलग पढ़ा जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए था स्वयं को लेकर, राइट। अगर इसका कुछ की फीचर्स देखें ना, तो इट ऑफर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड anyone living in India can access these course for free and it is a part of MOOC, that is Massive Open Online Courses Initiative। तो बताओ, इतना कुछ हमने पढ़ा ना, क्या हुआ, की हाईलाइट क्या हुआ बताओ? फ्री लर्निंग, दैट इज इट इज ओपन टू ऑल, है ना, एनी सिटीजन, एनीवन लिविंग इन इंडिया, राइट। दूसरा क्या हुआ, वाइड रेंज कवर कर रहा है 9th क्लास से पीजी लेवल तक। दिस इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कैसे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व है, AICTE इन्वॉल्व है, माइक्रोसॉफ्ट भी इसको सपोर्ट कर रहा है। इतना तक ठीक है। अब मान लो उसको हो गया ना भाई, एजुकेशन तो मिल गया उसको। अब अगर स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि उसको भाई ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाए, तो ऑफिशियल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा बताओ? उसके लिए तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा ना। पता नहीं आपने फ्री का क्लास किया नहीं किया, राइट। तो आप एक स्मॉल फी दोगे एंड आप एग्जाम को क्लियर करोगे, तब आपको एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाएगा फॉर कंप्लीटिंग द कोर्स। एंड पर्पस सिर्फ इतना है ना, टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन, to ensure that everyone has access to high quality learning material, right। अब पढ़िए, टू प्रोमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप हटाओ, प्रोवाइड फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस हटाओ, यंग एंटरप्रेन्योर्स हटाओ ना, ये सब। प्रोमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, हो गया ना गड़बड़। प्रोवाइडिंग एफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू सिटीजन्स फॉर फ्री, सही है, क्लियर है ना। एंड अब खुद देखना एंड सोचना कि क्या हम लोग एक भी पॉइंट ऐसा पढ़े जो एक्स्ट्रा है, सरफेस लेवल से ऊपर है, नहीं ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू ऑब्टेन द फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू। हम लोग पढ़ चुके हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होगा। क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? कि वो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? जब आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगा डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, यही होता है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाई है। सो इट मीन्स द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट हैपन बिकॉज ऑफ चेंजेस इन कंट्रीज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ये कब होगा? ये तब होगा जब वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है दैट इज 15 से 64 ईयर, जो लोग काम कर सकते हैं, उनका पॉपुलेशन ज्यादा है देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन में कौन आएगा? इसमें आपको चिल्ड्रन आएगा, इसमें आपको बुजुर्ग लोग आएंगे, एल्डरली। अब मानो कि आपके पास ये वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज 15 to 64 ईयर्स एज वाले बहुत लोग हैं, ठीक। तो होगा क्या? बिकॉज आपके पास अच्छा खासा वर्कर्स हो गया, एक तरीके से समझना, राइट। वर्कर्स हो गया तो क्या हो गया? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक ग्रोथ आपका तगड़ा होगा, यही हुआ ना। अच्छा, अब बात समझिए, प्रोडक्टिविटी कब बढ़ता है? वर्कर अच्छा प्रोडक्टिविटी कब देगा? अच्छा प्रोडक्टिविटी तब देगा जब वो मतलब उसका स्किल डेवलपमेंट हुआ हो। सो अगर मतलब हमको स्ट्रांग एडवांटेज चाहिए या हमको अगर फास्टर ग्रो करना है, तो वहां पे जो यूथ है, जो वर्कर है, वो कैसा होना चाहिए? तो वो स्किल्ड होना चाहिए, उसके पास बढ़िया जॉब्स होना चाहिए, तब जाके मेरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, है ना। एंड इंडिया के केस में थोड़ा सा इशू क्या आ रहा है कि बहुत सारे जो यंग पीपल है ना, दे लैक प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग, दे वर्क इन लो स्किल्ड इनफॉर्मल जॉब्स। एंड इसीलिए तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह ला रहा है कि इंडस्ट्री का क्या नीड है एंड यूथ के स्किल्स
को मैच करने का कोशिश किया जा रहा है बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू। आया बात समझ में? जो जॉब अवेलेबल है, जो स्किल चाहिए एंड जो लोगों के पास स्किल है, उस गैप को कम किया जा रहा है बहुत सारे स्कीम्स प्रोग्राम्स के थ्रू। तो समझ में आ रहा है? हम जब आपसे कह रहे हैं कि अगर हमको फुल बेनिफिट चाहिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का, तो इंडिया को क्या करना होगा? प्राइवेटाइजेशन हायर एजुकेशन का करना होगा, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, या प्रोमोटिंग स्किल डेवलप। सो प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस एनी मोर? बताओ, नहीं ना? इतने से तो मतलब काम चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो चैप्टर 26 से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पॉवर्टी देखते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है, राइट? क्या कह रहा है? In a given year in India, official poverty line are higher in some states than in others because, चलो सब कुछ छोड़ते हैं, सबसे पहले आप हमको बताओ कि poverty line क्या होता है। देखो poverty line क्या होता है? दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, इंडिया के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है तो रुपीज में बात करेंगे। दिस इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन स्पेंड पर मंथ टू बी कंसिडर्ड एबव पॉवर्टी। अगर पर्सन इस अमाउंट से, इस मिनिमम अमाउंट से अगर पर्सन कम खर्च कर रहा है तो दे आर कंसिडर्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। आया बात समझ में? सो पॉवर्टी लाइन क्या है? एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा मान लो, सॉरी, एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी है जिसको हम रुपीज में लिख दिए हैं, राइट? एंड हम क्या कह रहे हैं कि पर पर्सन इतना उसको कम से कम खर्च करना पड़ेगा, तभी वो पॉवर्टी के ऊपर है। अगर वो इससे, इस अमाउंट से पर मंथ अगर वो कम खर्च कर रहा है ना, मतलब इस अमाउंट से अगर वो कम खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। यहाँ तक ठीक है? एंड जो लेटेस्ट ऑफिशियल एस्टिमेट्स है ना पॉवर्टी लाइन को लेके, दे आर बेस्ड ऑन सुरेश तेंदुलकर कमेटी। कब बना था ये? 2011 में, ठीक है? तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे उसके बेस्ड पे ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया गया है, राइट? कैसे कैलकुलेट किया गया है बताओ? कैसे पता चलेगा कि अच्छा ठीक है इतना अमाउंट ही खर्च करना है, अगर इससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो ठीक है आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, अगर इससे नीचे खर्च कर रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। यही मैंने कहा ना कि इट इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन मस्ट स्पेंड, इतना तो उसको खर्च करना ही होगा पर मंथ ताकि वो पॉवर्टी के ऊपर रह सके। अगर पर्सन इससे कम खर्च कर रहा है देन दे विल बी कंसिडर्ड बिलो पॉवर्टी, ठीक? एंड ये किसके रिकमेंडेशन पे बेस्ड है? कैसे डिसाइड किया गया? तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे डिसाइड किया गया, ठीक है? तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो एक ना बास्केट मान लो, ऐसे समझने के पर्पज समझना, ये एक हम लोग स्टैंडर्ड बास्केट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स लेते हैं कि एक मान लो एक डब्बा ऐसे बना लिए, राइट? एंड उसमें कुछ हम लोग एसेंशियल गुड्स डाल दिए, जैसे कि फूड एसेंशियल है ना, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस बास्केट का ना हम लोग कॉस्ट निकालते हैं करंट प्राइस पे कि अभी क्या प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे निकालते हैं। एंड यही जो कॉस्ट आया यही कॉस्ट मेरा पॉवर्टी लाइन बन गया कि देखो ये सब चीज़ तो एसेंशियल है ना, एसेंशियल गुड्स है ना, मतलब इतना तो खर्च करना ही पड़ेगा ना एक आदमी को। अगर इससे ऊपर खर्च कर रहा है इसका मतलब वो गरीब नहीं है, इतना तो एसेंशियल है, ये तो मतलब इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम खर्च कर रहा है तो फिर हम उसको बोलेंगे कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा पता है? हमसे पूछ रहा है कि किसी भी एक गिवन ईयर ले लो तो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन वो कुछ स्टेट्स में हायर होता है, कुछ स्टेट्स में लोअर होता है। तो क्यों होता है सोचना। अगर ये चीज़ आप समझ गए ना, मतलब जो अभी हम समझाएं आपको यहाँ से यहाँ, तो आप इसका आंसर आराम से कर लोगे कि कुछ स्टेट्स में ये पॉवर्टी लाइन जो है वो मान लो कुछ मतलब ये अमाउंट है, कुछ जगह पे ये अमाउंट है, कुछ अलग अमाउंट है। तो वाई द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट्स एंड लोअर इन सम स्टेट्स? तो वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कुछ राज्यों में ज्यादा कुछ राज्यों में कम क्यों है, यही तो पूछ रहा है। क्यों कम होगा ये बताओ, सोचो, क्योंकि ये सब चीज ना बुक में नहीं देखने को मिलेगा। कॉस्ट कहाँ से डिसाइड हो रहा है? कॉस्ट किससे डिसाइड हो रहा है आप बताओ? कॉस्ट डिसाइड हो रहा है इससे, इस बास्केट से डिसाइड हो रहा है ना। ये बास्केट में मैंने क्या किया, एसेंशियल गुड्स डाल दिया कि भाई देख इतना तो खर्च करना पड़ेगा, दीज आर एसेंशियल थिंग्स, राइट? तो इसका प्राइस जो है वो प्राइस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है स्टेट टू स्टेट। पॉवर्टी रेट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट नहीं है। आंसर क्या होगा कि ये जो प्राइस है, जो एसेंशियल कमोडिटी जो बास्केट है ना मेरा, इसमें जो गुड्स है ये गुड्स का प्राइस स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। ये बास्केट सेम है, जो बास्केट मान लो पंजाब में लिए हैं वही दिल्ली में ले रहे हैं, वही वेस्ट बंगाल में ले रहे हैं, लेकिन बास्केट के अंदर जो सामान है, राइट, जो आइटम्स है, जो गुड्स है, उसका प्राइस स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल राइस मे बी चीपर इन वेस्ट बंगाल देन इन दिल्ली, एजुकेशन मे बी चीपर इन दिल्ली देन इन पंजाब। समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं? सो पॉवर्टी लाइन जो है रुपीस के टर्म्स में देखेंगे तो इट वेरीज अक्रॉस स्टेट्स। क्लियर है? समझ में आ गया? बाकी ये जीएस
डीपी का बात हो रहा है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ये सब मतलब नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब नहीं होगा, राइट। आंसर क्यों होगा ये आपको समझ में आ गया। चलो ठीक है, हम वही चीज यहाँ पे मतलब लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद यूएनडीपी सपोर्ट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये रिलीज कब होता है, तो हर साल रिलीज होता है, मतलब जुलाई के अराउंड रिलीज होता है, ठीक है। एंड ये रिलीज होता है किसके द्वारा, तो यूएनडीपी के द्वारा, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसके द्वारा। तो ये दोनों मिलके इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। एंड ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का बात कर रहा है। मल्टी डायमेंशनल मतलब, मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब हुआ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब हुआ कि ये जो पुराना मतलब ट्रेडिशनल मतलब वो है ना, जैसे हम लोग जो ट्रेडिशनली पॉवर्टी को मेजर करे, जैसे इसी में मेजर कर रहे थे, तो हम लोग सिर्फ मान लो अगर एक आदमी के पास अच्छा इनकम है तो हो गया ना, ये इनकम के बेसिस पे ही तो हो गया, सारा कुछ मेजर कर लिए। आया बात समझ में कि अगर अच्छा इनकम है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा, नहीं तो वो नीचे होगा, राइट। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन है। सो अनलाइक ट्रेडिशनल पॉवर्टी मेजर्स जो कि सिर्फ इनकम का बात करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लुक्स एट पॉवर्टी इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सिर्फ इनकम का बात नहीं करेगा। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर deprived in terms of basic human needs। अब वो basic human needs क्या है, बहुत सारा है। हेल्थ के टर्म में बात कर सकते हैं, एजुकेशन के टर्म में बात कर सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स के टर्म में बात कर सकते हैं। आए बात समझ में। तो यही एमपीआई को कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज इट कंसिडर्स मेनी एस्पेक्ट्स, तो ये एक्चुअल में 10 इंडिकेटर्स को यूज करता है। एंड आप घबराइए मत, आप कोई भी मैगजीन पढ़ लो, विजन आईएएस में अगर आप इसके बारे में पढ़ रहे हो, या कोई भी आप अपने स्टैटिक नोट्स भी पढ़ते हो ना, तो ये सारा कुछ उसमें कवर रहता है। हालांकि हम भी नोट्स में दे दिए हैं तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन बात को समझो, कहीं भी पढ़ रहे हैं ना तो ये सब चीज़ रहता ही रहता है। तो ये ना टोटल 10 इंडिकेटर को यूज़ करता है, जिसको 3 कैटेगरी में रखा गया है, ठीक। तो कौन कौन सा वो 3 कैटेगरी है, तो 3 कैटेगरी है आपका, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक। तो 3 कैटेगरी हो गया ना, 1 2 3, 3 कैटेगरी हो गया। अब हेल्थ में बात करेंगे तो इसमें आ गया आपको न्यूट्रिशन, दूसरा आ गया चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में बात करेंगे तो क्या आएगा, ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि कितने साल वो स्कूल गया है ना, मतलब पढ़ाई कैसा हुआ है उसका। स्कूल अटेंडेंस, कि हर साल एक बार स्कूल जा रहा है एंड फिर वो नेक्स्ट क्लास चला जा रहा है, तो वो स्कूल अटेंडेंस का बात हुआ ना, तो स्कूल अटेंडेंस तो पूरा हो गया उसका। तो एजुकेशन को 2 अलग इंडिकेटर्स में देख रहे हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। लिविंग स्टैंडर्ड का बात करेंगे तो इसमें कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, ये सारे कुछ आते हैं। तो कितना हो गया टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंडिकेटर्स हो गए ना। आप टेंशन मत लीजिए, ये सब हम आपके नोट्स में दे दिए हैं। तो आप किसी पर्सन को, अगर ये हो गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, रिलीज ये करता है, कब होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखता है, कौन कौन सा एस्पेक्ट्स है हमने वो देख लिया। अब आप कब कहोगे किसी, मतलब इसके बेसिस पे आप किसी पर्सन को पुअर कब बोलोगे, तो इफ अ पर्सन इज डिप्राइव्ड इन 3 और मोर इंडिकेटर्स, 3 या 3 से ज्यादा इंडिकेटर आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स में अगर पर्सन डिप्राइव कर रहा है, then they are counted as multi-dimensionally poor, ठीक है। एंड ये जो डेप्रीवेशन का बात हो रहा है ना, तो ये डेप्रीवेशन ओनली हाउस होल्ड लेवल पे देखा जा रहा है, मतलब एक घर में कुछ लोग हैं, उस तो घर के बेसिस पे देखा जा रहा है, हाउस होल्ड लेवल का डेप्रीवेशन कंसिडर किया जा रहा है। एंड इकोनॉमिक इनकम वो जो है ना, वो सिर्फ नहीं बात हो रहा है, वो इकोनॉमिक इनकम का बात ट्रेडिशनल पॉवर्टी जो मेजर कर रहे थे उस पर बात होता था, जैसे अभी हम लोग वो अभी थोड़ी देर पहले पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़, क्लियर है। सो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये जो मल्टी Dimensional Poverty Index developed by Oxford Poverty and Human Development Initiative with UNDP support cover which of the following: deprivation of education, health, assets and services at household level, this is correct. Purchasing power parity at national level, ये तो है ही नहीं. Extent of budget deficit and GDP growth rate at national level, ये सब है नहीं. And अगर आप ये सब guess कर लेते ना, क्यों? क्योंकि अगर आपको इंडिकेटर 10 का पता होता, हमसे तो इंडिकेटर ही तो पूछ रहा है यहाँ पे, हो गया 2 3 तो पक्का गलत होता, आंसर क्या होता 1 ओनली। अब थोड़ी देर के लिए समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मान लो आपको सिर्फ यही पता होता, ठीक है, ये जो अभी हम आपको बताएं कि ये सारा कुछ देखा जा रहा है एट हाउस होल्ड लेवल, ये डेप्रीवेशन हाउस होल्ड लेवल पे देखा जा रहा है। अगर मान लो ये बात हम आपको नहीं भी बताते, अभी इंडिकेटर तो आप भी पढ़ के जाते ना, नहीं जाते, देख के तो कम से कम जाते कि ठीक है हेल्थ का बात हुआ है, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड का बात हुआ है, राइट। एंड थोड़ा बहुत भी इसका आइडिया लेते हैं, बाकी ये 10 इंडिकेटर का। अब आप एक बात बताओ, यहाँ क्या इंडिकेटर के रूप में क्या लिख रहा है,
एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट, जीडीपी ग्रोथ, परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल, ये सब का बात करता है क्या वो? तो आप तो वैसे भी 3 को सब जगह से काट सकते थे, तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते अगर ये आपको पॉइंट नहीं भी पता होता। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग पढ़ लिए ना, एंड नहीं भी पता होता तो भी हम लोग आराम से आंसर पे पहुंचते, क्योंकि ये दोनों पॉइंट का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है बात? एंड यहाँ देखिए 10 इंडिकेटर 3 कैटेगरी लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ डज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑप्शंस ऑफ रूरल पुअर? 2012 का क्वेश्चन है। क्या है ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? पढ़ो, बेसिक अगर पढ़ते हम लोग अभी तक के हिसाब से तो क्या पढ़ते हैं, किसके द्वारा लॉन्च होता हुआ? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब हुआ? 2011 के आसपास हुआ, 11 में हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं किसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या है ऑब्जेक्टिव? टू हेल्प द poor rural families build sustainable livelihood so they can come out of poverty, तो poverty के बाहर आ सके, poverty खत्म कर सके। and so it focuses on creating a strong institution of poor especially self help group that help them, किस चीज में? ताकि उनको लोन वगैरह मिल सके, ताकि वो अपना लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सके, ताकि उनको गवर्नमेंट स्कीम का एसेसिबिलिटी मिल सके। ठीक, अगर की कंपोनेंट्स का बात करते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का, तो क्या होगा? सोशल मोबिलाइजेशन, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लाइवलीहुड प्रमोशन, कन्वर्जेंस ऑफ अदर गवर्नमेंट स्कीम्स। एंड एक इंपॉर्टेंट फीचर जो वन ऑफ द मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है इस स्कीम का, दैट वन वुमन फ्रॉम every poor rural household is to be included in self-help ग्रुप्स। एंड ये जो ग्रुप होगा ना, दीज ग्रुप आर लिंक्ड विद बैंक्स। किस लिए भाई? ताकि इनको इस ग्रुप के मेंबर्स को आसानी से लोन वगैरह मिल सके। एंड फिर इस तरीके के ग्रुप को ना ग्रुप टुगेदर किया जाएगा एट विलेज लेवल, एट ब्लॉक लेवल, ताकि उनको बेटर सपोर्ट मिल सके। स्पेशल फोकस किस पे होगा? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पे, सिंगल वुमेन पे, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड पे, डिजेबल्ड पे, लैंडलेस पे, माइग्रेंट लेबर पे, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा इस मिशन से। और भी बहुत सारा कुछ है, जैसे ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग है। इसी में रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बात किया गया फॉर यूथ ट्रेनिंग, सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, जॉब्स, बैंक लोन, इंश्योरेंस, ये मतलब बहुत सारा कुछ है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, इतना सारा कुछ पढ़ा हमने, आप पढ़िए स्टेटमेंट 1, बहुत सारा कुछ है इसमें, आप स्टेटमेंट 1 पढ़िए। बाय सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेस सेंटर इन रूरल एरियाज। रूरल है तो रूरल डाल दिया एंड फिर आप कंफ्यूज होगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लार्ज नंबर पे सेटअप करना बहुत आसान है क्या ये? और कब कहीं भी हमने पढ़ा ये सब नहीं होगा ना। एंड जैसे अगर आप 1 पकड़ पाते तो आप गलत करते, आप मतलब ए को कट करते, सी को, डी को, आपके पास आंसर रहता। बाई सप्लाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर, डीजल पंप सेट एंड माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट माने सरकार बर्बाद नहीं हो जाएगा ऐसे? आप सोचना। एंड हम कह रहे हैं कि क्यों सोचना ही क्यों है, क्यों लॉजिक लगाना है? अगर ये इंपॉर्टेंट मिशन है, किसी कारण से मान लो इस साल न्यूज में रहा होगा, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप कम से कम उसके बारे में एक सफिशिएंट लेवल का नॉलेज गैदर करो? एंड हमेशा एक बात मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, अब इकोनॉमी, हमारा इंडियन इकोनॉमी का PYQ खत्म होने वाला है प्लीज, एंड आपका एग्जाम भी पास आने वाला है, प्लीज समझिएगा इस बात को। ये जो भी लोग टिप्स ट्रिक्स का बात कर रहे हैं ना, ये हम भी कभी कभी एप्टीट्यूड का बात कर रहे हैं, राइट? ये सारे कुछ का बेस पता है क्या है? सारे कुछ का बेस यही है। ऐसा नहीं है कि आपको ये एकदम नहीं चाहिए। अगर कोई एस्पिरेंट मेरे वीडियो को देख के ऐसा समझ रहा है ना कि सारा का सारा क्वेश्चन या ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा या एप्टीट्यूड से हो जाएगा, तो मतलब बहुत गलत फहमी में हो आप, सीरियस। एंड इसको मतलब बहुत अच्छे समझिए, एग्जाम अभी बहुत कम दिन बचा हुआ है। क्लियर है? आंसर इज 2। ठीक है, यहाँ जो भी आपके काम का है ना वो सारा कुछ मैंने लिख दिया है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2011 का ये क्वेश्चन पढ़ो, समझो कि किसके बारे में पूछा है। मनरेगा के बारे में, MG नरेगा के बारे में पूछ रहा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या है ये? ये एक इंडियन लेबर लॉ है एंड अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क फॉर रूरल पीपल, है ना? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की फीचर क्या है कि कोई भी अडल्ट मेंबर कहने का क्या मतलब है कि 18 इयर्स के बराबर या उससे ज्यादा जो भी है ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड कैन डिमांड वर्क बिकॉज ऑफ राइट टू वर्क। पहला फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर क्या? तो देखो हो गया ना कि मतलब टारगेट ग्रुप कौन है? ये लोग है। चलो एक बात तो समझ में आ गया। दूसरा क्या एक इंपॉर्टेंट फीचर होगा, आप बताना कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। इसको जब हम लोग पढ़ते पहली बार ही, मान लो इसको आप पढ़ रहे हो, तो क्या आपको ये सब पॉइंट दिमाग में रखना है कि नहीं कि 100 डेज, कितने दिन का?
100 दिन का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क इज गारंटीड पर हाउस होल्ड एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में कितने दिनों का काम मिल रहा है? 100 दिनों का। कैसा काम मिल रहा है? अनस्किल्ड, मतलब जिसके लिए आपको बहुत स्किल मतलब नहीं चाहिए, अनस्किल्ड काम है। यहां तक ठीक, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए, द वर्क मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड। जिस दिन डिमांड किया गया वर्क रूरल एरिया में, उसके 15 दिन के अंदर वर्क आपको प्रोवाइड करना है, नहीं तो क्या होगा? एप्लीकेंट जिसने डिमांड करा, जिसको नौकरी नहीं मिला 15 दिनों के अंदर, ही इज एंटाइटल्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस। आया बात समझ में? एंड फोकस किस में होगा बताओ? फोकस होगा रूरल डेवलपमेंट में, कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के थ्रू रूरल डेवलपमेंट किया जाए थ्रू क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट। जैसे रोड, अब रोड बनाना है तो वहां मान लो लेबर वगैरह चाहिए, तो उसमें मतलब कैसा स्किल? वो तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क हो गया ना। पॉन्ड बनाना है, कनाल्स बनाना है, आया बात समझ में? तो इस तरीके के काम से क्या करना है? फोकस है रूरल डेवलपमेंट करने का थ्रू क्रिएशन ऑफ दीज काइंड ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। दिस हैज जनरेटेड मोर रूरल जॉब देन एनी अदर स्कीम सिंस इंडिपेंडेंस, एंड दिस हेल्प रिड्यूस द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट्स पॉवर्टी रिडक्शन इन रूरल एरियाज। आप बस एक काम कर दो मेरे लिए प्लीज, कि आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना, सीरियसली आई रिक्वेस्ट यू कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये आप हमको कमेंट बॉक्स पे समझाइए। एंड जिस प्रकार से हम समझा रहे हैं ना, मतलब एकदम बेसिक भाषा में, वैसे आप हमको समझाने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए हमको कुछ नहीं आता है, तब आप हमको समझाइए कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा? अडल्ट मेंबर ऑफ ओनली शेड्यूल कास्ट नहीं, अडल्ट मेंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी नहीं, अडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्डर ऑफ ऑल बैकवर्ड नहीं, अडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड। सो दिस इज करेक्ट। क्लियर है बात? ठीक है, चलो चैप्टर 2160 HRD वीकर सेक्शन SDI एंड SDG। देखो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 2024 क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स। किसका बात हो रहा है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। नाउ दिस इज अ पेंशन स्कीम राइट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स राइट। ठीक है, अब इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ये जानना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आप खुद से पूछना। सो द बेनिफिशियरी मस्ट बी एन और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, दैट इज ही इज नॉट इन फॉर्मल सेक्टर जॉब्स। एज कितना होना चाहिए उसका? तो एज 18 टू 40 ईयर्स होना चाहिए। दूसरा, मंथली इनकम जो है वो 15,000 से कम होना चाहिए। सो इट मस्ट बी 15,000 और बिलो राइट। सो 15,000 के बराबर या उससे कम होना चाहिए। 18 से 40 साल, अनऑर्गेनाइज होना चाहिए। द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 टू 40 ईयर्स। गलत हो गया ना? 1 गलत तो गलत। एंड अगर नहीं भी पता होता तो आप सोचते थोड़ा सा कि 21 साल के पीछे कोई लॉजिक है, नहीं, लेकिन 18 साल के पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है आप बताओ? जो लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना, वो लॉजिक समझाओ हमको, कमेंट बॉक्स पे आप बताइए राइट। लेकिन बात समझिए कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, इसके लिए क्या है? अनऑर्गेनाइज वर्कर होना चाहिए, उसका एज 18 से 40 साल एंड 15,000 या उससे कम उसका मंथली इनकम होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। तो सही बात है, पेंशन चाहिए तो जितना उसका एज है उसके हिसाब से उसको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल इफ अ वर्कर ज्वाइंस एट 29 ईयर्स तो उसको 100 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर कोई वर्कर है वो 18 ईयर्स पे ज्वाइन कर रहा है तो उसको 55 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन तो मतलब अब कम समय के लिए ही ना कंट्रीब्यूट करेगा एंड ये ज्यादा समय के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसलिए इसका 55 है। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट राइट। एंड साथ ही साथ क्या है कि जितना वो पर्सन कंट्रीब्यूट करेगा उतने ही सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगा। आया बात समझ में? सो गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट, दैट इज मैचिंग कंट्रीब्यूशन। अब आप बताओ, अगर आप पढ़ते प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में तो आप क्या इसको पढ़ते या नहीं पढ़ते? तो 2 सही है। 2 कहाँ है? 2 इसमें है, 2 इसमें है। What about third statement? Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60. So after turning 60 years old, the subscriber get a guaranteed pension of 3,000 per month. This is correct. तो 2 and 3 सही हो गया। इसका मतलब है 4 तो गलत हो गया। अगर मान लो आपको ये भी 4 के बारे में भी पता होता, जो कि थोड़ा टफ जाता शायद राइट, उससे ज्यादा मतलब आसान था ये 1 को गलत करना। ठीक है, फिर भी मान लो 4 तो अभी गलत है ही ना, मतलब इतना तो पता चल ही गया हमको।
तो फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स नहीं। अगर बात समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो जो स्पाउस है ना, ओनली द स्पाउस, उसको 50% ऑफ द पेंशन मिलेगा। मतलब जो सब्सक्राइबर को पेंशन मिल रहा था उसका 50% उसके स्पाउस को मिलेगा। अगर सब्सक्राइबर हस्बैंड है तो वाइफ को मिलेगा, वाइफ है अगर सब्सक्राइबर तो हस्बैंड को मिलेगा, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइबर के डेथ होने के बाद, एंड द स्कीम डज नॉट प्रोवाइड एनी पेंशन टू अनमैरिड डॉटर्स और अदर फैमिली मेंबर्स, राइट। तो फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। एंड ये सब ही तो बेसिक चीज पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज बी 2 and 3। एक ये 3000 पर मंथ गारंटेड पेंशन मिलेगा वो है, एंड दूसरा की एज के हिसाब से आपको कंट्रीब्यूशन करना है, जैसा कि हमने यहाँ देख। क्लियर है? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग, ये 2019 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PVTGs in India, that is particularly vulnerable tribal group in India. PVTGs है ना, they are the most vulnerable tribal group. They live in isolated remote areas. Their population is small, they live in scattered habitation, and they often have pre-agricultural level of टेक्नोलॉजी, जीरो और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, लो लिटरेसी लेवल। तो इसमें हमने अभी तक बेसिक चीज देखा कि पीवीटीजी जो है ट्राइबल ग्रुप है, उसमें भी वो मोस्ट वल्नरेबल है। पहला बात तो ये देखा हमने, देखा कि वो आइसोलेटेड रिमोट एरियाज में रहते हैं, और कुछ एक दो फीचर हमने पढ़ा कि देयर पॉपुलेशन बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल होता है, एंड दे लिव इन स्कैटर्ड हैबिटेशन, राइट, एंड दे ऑफन हैव, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से देयर आर 75 PVTGs communities and they are spread over 18 states. They are spread across 18 states and 1 UT जो कि है अंडमान निकोबार आइलैंड। अब पढ़िए स्टेटमेंट, PVTGs reside in 18 states and 1 UT, सही बात है। 1 किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। A stagnant and declining population is one of the criteria for determining PVTG status, ये भी सही है। There are 92 PVTGs officially notified in the country so far. कितना? 75 होगा, 92 नहीं होगा, ठीक, 92 नहीं होगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत। अगर आप इसको पकड़ पाते तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेते। एंड एक बात हम आपको बहुत अच्छे से समझा दें कि आपको एकदम ऐसा नहीं सोचना है कि ये कोई अतरंगी क्वेश्चन है, राइट। 100% ये क्वेश्चन उस साल के करंट अफेयर्स, उस साल के मैगजीन में कवर होगा। क्लियर है? एंड जब पीवीटीजीज के बारे में कभी भी आप पढ़ लो, कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट उठा लो पढ़ने के लिए, कोई भी, उसमें आप ये पॉइंट पढ़ते ही पढ़ते हो। तो जैसे आप ये स्टेटमेंट देखते हो ना, तो बाकी स्टेटमेंट अगर नहीं भी पता है तो इतना तो पक्का पता है कि थर्ड गलत होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। इसका मतलब है 1 सही है, 2 सही है, एंड 4th भी सही है। 4th क्या कह रहा है? इरुलर एंड कोन्नड रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। सही बात है। अगर नहीं भी पता होता है इस बारे में आपको, तो भी आप आराम से आंसर के थ्रू समझ जाते, एंड आगे के लिए इसको याद रखिएगा। क्लियर है बात? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। हमको जहां तक ध्यान आ रहा है कि हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आप समझाओ कि सोशल कैपिटल क्या होता है। अगर आपको सोशल कैपिटल क्या होता है वो समझ में आ गया तो हो गया फिर। सोशल कैपिटल मींस नेटवर्क्स, रिलेशनशिप्स, शेयर्ड वैल्यूज, म्यूचुअल ट्रस्ट दैट हेल्प पीपल वर्क टुगेदर इन सोसाइटी। तो इसका मतलब है सोशल कैपिटल में क्या क्या आएगा? इट इन्वॉल्व्स म्यूचुअल कोऑपरेशन, इट इन्वॉल्व्स हार्मनी अमंग पीपल, इट इन्वॉल्व्स शेयर्ड नॉर्म्स, अंडरस्टैंडिंग। एंड ये सोशल कैपिटल किस प्रकार से मतलब यूजफुल है? बिकॉज अगर सोशल कैपिटल है इसका मतलब है कि ट्रस्ट है, राइट। सो इट हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट, इट हेल्प बिल्ड्स टीम वर्क इन सोसाइटी। एंड इससे होगा क्या? दिस विल लीड टू बेटर गवर्नेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, राइट। अभी तक हम लोग इकोनॉमिक कैपिटल पढ़ रहे थे, है ना? क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक कैपिटल में? मनी, लैंड, जॉब्स। कल्चरल कैपिटल का बात करेंगे तो क्या आता है कल्चरल कैपिटल में? एजुकेशन, वैल्यूज, बिलीव्स। सोशल कैपिटल का बात करेंगे तो क्या आएगा इसमें? जो हमने अभी पढ़ा, इसमें आएगा नेटवर्क, ट्रस्ट कैसा है समाज में, लोगों के बीच में, कोऑपरेशन, ये सब आएगा। एंड दीज 3 कैपिटल्स, दैट इज कल्चरल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक कैपिटल। सो दीज 3 कौन कौन सा है? इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल
एंड सोशल कैपिटल। ये जो 3 कैपिटल है ना, दे समटाइम ओवरलैप एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर। जैसे अगर ट्रस्ट है, मतलब ट्रस्ट कौन सा था, सोशल कैपिटल था ना, तो ट्रस्ट कैन हेल्प इन बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल। तो इसका आंसर क्या होगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स, नहीं भाई, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम नहीं, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, एकदम नहीं, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। आराम से हो गया ना ये आंसर। एंड एक बात समझिए, आप इस क्वेश्चन को नहीं भी पता होता तो आप आराम से ए बी सी को क्रॉस कर सकते थे। प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स को सोशल कैपिटल कहा जाएगा, बताओ। सोशल वर्ड अपने में कितना मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, एंड ये तो सिर्फ एजुकेशन लेवल पे सीमित हो गया ना। ठीक उसी प्रकार से ये बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तो आपको इकोनॉमिक कैपिटल होगा ना, ये सोशल कैपिटल के कैटेगरी में कैसे आएगा। एंड द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड से जुड़ा हुआ लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, आई एम जस्ट सेइंग कि उधर कुछ सोच सकते हैं हम लोग। तो ए बी सी काट सकते हैं। एंड जब हम लोग यहाँ पे ये चीज डेवलप कर रहे हैं ना, मतलब कि हाँ ठीक है ये काम कर सकता है, तो इस चीज को आप अदर PYQs पे भी लगाने का कोशिश कीजिएगा। एंड अगर आपको वहां पे लगता है कि नहीं ये चीज काम कर रहा है, तब आप प्लीज एकदम मतलब डरिएगा जब आप 25 मई को यूपीएससी का आप एग्जाम दोगे। ठीक है, क्लियर है, हम आपको सारा कुछ समझा चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स। चलो ठीक है, अब क्यों समझा रहे हैं आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि देखो इतना समझे ना बे, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, एंड जब यही चीज आप ऐसे समझाने लगो तो लोग को लगेगा कि क्या बकवास कोई पढ़ा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो थोड़ा सा समझिए उसी बहाने, तब तो चीजों को तोड़ पाइएगा। ठीक उसी प्रकार से करेंगे ये भी क्वेश्चन सॉल्व, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मींस इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ, समझिएगा, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ पर्सन्स नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ, एक्सपीरियंस, की पर्सन का जो नॉलेज है, स्किल है, हेल्थ है, एक्सपीरियंस है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। इट इज लाइक इन्वेस्टमेंट इन पीपल। अब जब आप लोगों पे इन्वेस्ट करोगे तो आप बताओ आप किस पे इन्वेस्ट करोगे, आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे, आप ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करोगे, उससे होगा क्या, दिस विल इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग एबिलिटी। ठीक है बात, तो ये तो ह्यूमन कैपिटल हो गया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, एकदम बेसिक हो गया ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब वो आप कैसे करोगे, आप बताओ, आप ह्यूमन बीइंग के क्वालिटी को कैसे बढ़ाओगे, ताकि जो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ पर्सन्स नॉलेज, स्किल, हेल्थ, एक्सपीरियंस है वो बढ़ सके। ये आप कैसे बढ़ाओगे बताओ, तो आप एजुकेशन के थ्रू बढ़ाओगे, आप स्किल डेवलपमेंट के थ्रू बढ़ाओगे, ट्रेनिंग करवाओगे, हेल्थ केयर उसका आप ठीक करोगे। सो इट फोकसेस ऑन इनहांसिंग द एबिलिटीज एंड नॉट मियर कलेक्टिंग फिजिकल एसेट्स लाइक मनी, लैंड, ये सबसे नहीं जुड़ा हुआ है। आया बात समझ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस which enables individuals of a country to accumulate more capital। बताओ ये होगा, नहीं होगा ना, बिकॉज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज नॉट अबाउट बिल्डिंग फिजिकल टैंजिबल वेल्थ, इट्स अबाउट इंप्रूविंग ह्यूमन एबिलिटीज जो कि इनटैंजिबल है, विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी सीन। मतलब एकदम से ऐसे आप छू के नहीं, मतलब किसी के नॉलेज को आप कैसे छुओगे, एजुकेशन को कैसे छुओगे, तो इनटैंजिबल एसेट्स का बात होता है, तो 1 तो नहीं होगा। इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल, capacities of people of a country, this is correct, right? By improving knowledge and skills people can earn more, contribute more to the economy, help in nation building। 3 देखिए, accumulation of tangible wealth, ये होगा, आप बताओ, इतना पढ़ने के बाद भी अगर ये लग रहा है कि होगा, तब मतलब फिर हम क्या ही बताएं, तो ये भी नहीं होगा। 4th देखिए, accumulation of intangible wealth, ये तो सही है, skills, knowledge, health, these are forms of intangible wealth, they cannot be touched but have great economic value, है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2 and 4। एंड छोड़ो, अगर एक पॉइंट पे मान लो इस पे आप कंफ्यूज भी होते, ये जो बोल रहा है ना इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, ये कैपिटल का मतलब फिजिकल वेल्थ का बात कर रहा है, टैंजिबल वेल्थ का बात कर रहा है, ये तो होगा नहीं। लेकिन मान लो अगर इस पे आपको कंफ्यूजन होता तो आप आंसर क्या चूज करते, 1, 2 तो सही मानते, 3 गलत होता आपका, एंड 4 आप सही करते, क्योंकि इनटैंजिबल वेल्थ का बात हो रहा है, तो 4 आप सही करते, 2 सही करते। एंड अगर आपको 1 पे कंफ्यूजन भी होता तो आपके पास 1 2 4 होना चाहिए था ना। कोई भी ऑप्शन 1 2 4 लिख रहा है क्या, जब लिख नहीं रहा है तो फिर आप किसके साथ जाओगे, 2 and 4 के ही साथ तो जाओगे। समझ में आ गया बात। तो अगर किसी क्वेश्चन पे, किसी स्टेटमेंट पे कंफ्यूजन लग भी रहा है ना, तो भी एक बार मतलब उसको देखना है अच्छे से ऑप्शन के साथ। ठीक, नाउ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, which of the following can be said to be essentially the parts of inclusive governance। जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो
ठीक है, पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व हो उसके लिए क्या मतलब हमको पता चलना चाहिए कि इंक्लूसिव गवर्नेंस क्या होता है। क्या होता है इंक्लूसिव गवर्नेंस? मीन्स everyone, and I repeat, everyone including the poor and marginalized should have a role in government functions, should have a role in government functioning, should have a role in how the government functions। आया बात समझ में? So inclusive governance means हर लोग, everyone including poor marginalized should have a role in how the government functions। ये क्या है, क्या लग रहा है आपको? Can I say it is a people centric governance, जहाँ पे citizens, जहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाने में मदद कर रहे हैं, पॉलिसी शेप करने में हेल्प कर रहे हैं, डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं, राइट? बिकॉज एवरीवन इज इंक्लूडेड कि किस प्रकार से गवर्नमेंट को फंक्शन करना चाहिए। एंड सो इंक्लूसिव गवर्नेंस फोकसेस ऑन टू मेन गोल्स। पहला कि एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो, एंड दूसरा एम्पावरिंग द पुअर टू डिमांड देयर राइट्स एंड सर्विसेज। एंड ये कब होगा? जब वो पॉलिसी में इन्वॉल्व होंगे। ये कब होगा? जब वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? एंड इससे एक बात आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो क्या कि ये इंक्लूसिव गवर्नेंस वाला जो वर्ड है या ये जो डेफिनेशन है, आपको कहीं ना कहीं मेंस में आप आराम से इसको मतलब लिख सकते हो। ये इंक्लूसिव गवर्नेंस को आप आराम से एज अ कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है? नाउ पढ़िए स्टेटमेंट 1, परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। बताओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डू हेल्प प्रमोट inclusive growth by giving loans to those outside the banking system, but permitting the नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कि वो बैंकिंग का काम करें, या फिर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लाइसेंस दे दो कि वो बैंकिंग का काम करें, दिस इज नॉट एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड दिस इज नॉट द कोर पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। समझ में आया बात? तो 1 होगा, आप बताओ। नहीं होगा ना, 1 किस में है? इसमें है, इसमें है। 2 पढ़िए, एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। सही बात है ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, दिस इज अंडर आर्टिकल 243 ZD and this is meant to merge the plan of पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। किसका बात हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, जिसका जिक्र है 243 ZD में। एंड ये क्या काम करेगा? तो दिस विल मर्ज द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज प्लान। दिस इज मीन्ड, दिस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज मीन्ड टू क्रिएट वन डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लान, एंड सो it helps include local voices in planning, so it promotes inclusive governance। तो 2 होगा, एंड जब 2 होगा तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, ये होगा, यस, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग इंश्योर दैट पुअर एंड रूरल पीपल, क्योंकि एवरीवन का बात था, गेट एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस। 3 भी होगा। हमको ऐसे तो पता चल ही गया ना एलिमिनेशन से कि देखो 2 होगा, एंड 2 वाला तो बस अब C बचा था, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा ना, स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम। अगर हेल्थ केयर वाला होगा तो ये भी होगा, बिकॉज मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू स्कूल चिल्ड्रन mainly from poor families, and so it improves health, education, equality, making it an important part of inclusive governance। तो कितना मतलब बढ़िया कीवर्ड है, मतलब आप अगर थोड़ा सा समझदारी से पढ़िएगा ना तो आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो अपने आंसर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा C 2 3 4। क्लियर है? नाउ यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इनमें से क्या ऐसा है जो कि मदद करेगा गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव ग्रोथ, उसमें क्या होता है इंक्लूसिव ग्रोथ? अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना भी था, इंक्लूसिव ग्रोथ वो था इंक्लूसिव गवर्नेंस। क्या होता है इंक्लूसिव ग्रोथ? नाम से पता चल रहा है ना, इट मीन्स दैट एवरीवन इन सोसाइटी, वो गरीब हो, अमीर हो, मेन हो, वुमेन हो, रूरल हो, अर्बन हो, एवरीवन इन द सोसाइटी गेट्स द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। उसी को तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ कहोगे ना। इट इंश्योर्स नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड इन डेवलपमेंट, नो वन। क्लियर है? नाउ अब सोचिए, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, पढ़ो इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद करेगा। सिंपल तो यही पूछ रहा है ना, प्रोमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। थोड़ा बहुत भी तो पढ़ा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्पेशली विमेंस ग्रुप, हेल्प मेंबर स्टार्ट स्मॉल बिजनेस, गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप ना एक प्लेटफॉर्म के जैसा काम करता है ताकि जो उसके मेंबर्स है दे कैन रेज देयर वॉइस, एंड सो दिस प्रमोट बोथ सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो हो जाएगा ना, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं मदद करेगा। दूसरा देखिए, प्रोमोटिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, बिकॉज दे हेल्प micro small medium enterprise help local entrepreneurs start businesses, they provide jobs in small towns and villages, they reduce the regional inequality। आप बस एक काम करना मेरे लिए प्लीज करना, मतलब जो भी कम से कम सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो ना,
एक बार मतलब सोचना, एमएसएमई कितना परसेंटेज ऑफ जॉब जो है ना वो प्रोवाइड करता है इंडिया में। एक बार ये आप ना फैक्ट फिगर एक बार हमको आप कमेंट बॉक्स पे बताना। क्यों बताना? देखो, एमएसएमई इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको कलेक्ट करने बोले। हम क्या बोल रहे हैं कि एमएसएमई कितना परसेंटेज ऑफ जॉब जो है ना इंडिया में प्रोवाइड करता है। मान लो 100% जॉब सारे सेक्टर से मिलता होगा, राइट, उसमें से एमएसएमई कितना देता है। प्लीज ये आप सर्च करना। अगर आप खुद से सर्च एक बार कर लीजिएगा, कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा मेंस के लिए कि किसी ने पूछा था एंड आपने उसको सर्च किया था, आपने कमेंट में पेस्ट किया था कॉपी करके, राइट। चलो ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोट करेगा। प्रमोट अगर कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, वो भी इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद करेगा। तीसरा देखिए, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये भी सही है। क्यों? बिकॉज राइट टू एजुकेशन एक्ट इंश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन जो कि 6 से 14 साल तक के हैं, 6 to 14 ईयर्स। दिस हेल्प्स द पुअर फैमिली एजुकेट देयर चिल्ड्रन एंड उससे होगा कि उनका स्किल, उनका नॉलेज, उनका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी इंप्रूव होगा, राइट। एंड सो दिस विल लीड टू लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 1 2 3 तीनों होगा, तीनों आंसर होगा। आंसर इज डी, ठीक है। यहाँ पे आई हैव गिवन जो भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 के रिगार्ड, ठीक है। नाउ हमारा लास्ट पिलर, दैट इज पिलर नंबर 7, चैप्टर 22, माइक्रो इकोनॉमिक। देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम 2024। हाँ, एक बात और कहना था कि मान लो कि कोई टॉपिक है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं आएगा, ठीक है। अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, मतलब मेरा क्या कहना है कि बस मान लीजिए कि मेरे से क्वेश्चन ना, मतलब कोई दूसरे टॉपिक में उसको रखना चाहिए था, हम किसी दूसरे टॉपिक में रख दिए। बस आप ये समझो कि ठीक है ना, दूसरे जगह पे भी रखे, हम उस क्वेश्चन के साथ प्रॉपर न्याय तो किए ना, हम समझा तो दिए ना आपको। ऐसा तो था नहीं कि वो दूसरे किसी सेगमेंट में उसको रखा गया तो मिसप्लेस, मतलब हम उसको गलत तरीके से समझाएं। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ये बात समझाया या ये बात मेरे नोटिस में लाने का प्रयास किया कि हम कोई क्वेश्चन जो दूसरे चैप्टर्स में होना चाहिए था वो हम दूसरे चैप्टर्स में डाल दिए। क्या फर्क पड़ता है? हम पहले भी आपको बताएं कि हम क्वेश्चन के लिए हम किसी 1-2 इंस्टीट्यूट के बुकलेट को यूज किए जहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ था क्वेश्चन टॉपिक वाइज, राइट। वहीं से हम क्वेश्चन उठाए। सोल्यूशन मेरा खुद का है, सोल्यूशन हम अपने भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया ताकि एकदम सिंपल भाषा में आपके दिमाग में चीज घुस जाए, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ भी होगा ना पूरे सीरीज के दरमियान तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग पूरा पढ़े ना। क्वेश्चन हम लोग टोटल 291 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा ही होगा, राइट, जो भी 2011 से 24 तक पूछा गया है। क्लियर है बात? ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज फ्रॉम 2024। क्या कह रहा है? 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इफ यूएसए were to default on its debt, holder of US Treasury bond will not be able to exercise their claim to receive payment। ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है हम आपको समझाते हैं। मान लो ये यूएसए है, राइट, ये एक वहाँ का रहने वाला कोई इंडिविजुअल है, ठीक है। इसने क्या किया? इसने बॉन्ड इशू किया। मान लो कोई ट्रेजरी बॉन्ड है, राइट। ये क्या करेगा? बॉन्ड खरीदेगा अगर, राइट, ये अगर बॉन्ड खरीदा तो ये क्या कर रहा है? ये एक तरीके का इन्वेस्टर हो गया। तो ये क्या करेगा? इसको डॉलर देगा, पैसा देगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। एंड हमको पता है कि बॉन्ड को हम लोग लोन समझ सकते हैं ना, लोन कंसिडर कर सकते हैं कि यूएसए क्या कर रहा है, एक तरीके से इस इंडिविजुअल से लोन ले रहा है एंड उसके लिए ये बॉन्ड दे रहा है इसको, राइट। एंड हर महीने, बात समझिएगा, हर महीने या हर साल जो जैसे भी होता होगा, ये क्या कर रहा है? यूएसए इस इंडिविजुअल को इंटरेस्ट पे कर रहा है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है बात? नाउ इफ द यूएसए डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गवर्नमेंट फेल्स टू पे बैक मनी इट ओज टू द पीपल और इंस्टीट्यूशन दैट बॉट इट्स ट्रेजरी बॉन्ड। यानी हम आपको पहले भी बताएं कि ये मतलब यही ट्रेजरी बॉन्ड क्या है? एक तरीके का लोन ही तो है जो गवर्नमेंट लिया है। किससे? इंडिविजुअल से लिया है, या जो इंस्टीट्यूशन इसके ट्रेजरी बॉन्ड को खरीदा है उससे लिया है। तो अगर मान लो कि यूएसए डिफॉल्ट कर जाता है अपने डेट पे, डेट नहीं चुका पा रहा है, तो इन सच अ केस ये जो इन्वेस्टर है, जस्ट अ सेकंड, ये जो इन्वेस्टर है, he won't get his money back, है कि नहीं? and he cannot forcefully claim payment because this is a sovereign debt, that is debt of a country, not an individual। तो ये कंट्री का ना लोन हो गया एक तरीके से। तो ये इंडिविजुअल, ये जो इन्वेस्टर है, ये इसको फोर्स भी नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ी है कि कोई इंडिविजुअल से जाके इंडिविजुअल को इसने लोन दिया है कि केस मुकदमा कर देगा। समझ में आ रहा बात? तो पहला स्टेटमेंट सही है, पढ़िए ना। इफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर कौन है? ये जो इन्वेस्टर है, होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव द पेमेंट। सही बात है ना। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, द यूएस गवर्नमेंट डेट is not backed by any hard assets but only by faith of the government। This statement is correct। क्योंकि ये जो यूएस, जैसे बात समझना,
क्या हम कहना चाह रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसको लोन चाहिए तो ये इसको लोन तो दे दिया, लोन दे दिया इसको, राइट, मतलब इसको पैसा दे दिया। ये इसके बदले बोल रहा है कि ठीक है भाई ये देख, ये मेरे लैंड का पेपर है, ये लैंड का पेपर तू रख ले, अगर हम आपको लोन नहीं दे पाए, हम आपको आपके लोन को अगर नहीं चुका पाएंगे ना, तो ये लैंड तुम रख लेना। सो कैन आई से दैट दिस लोन इज बैक्ड बाई दिस लैंड, राइट, क्लियर है बात। नाउ यूएस गवर्नमेंट था यहाँ पे ये इंडिविजुअल था। यूएस गवर्नमेंट क्या किया, इसको ट्रेजरी बॉन्ड दिया, इसने क्या किया, इसने इसको डॉलर दिया, मतलब कि इसको लोन दिया। अब ये जो यूएस गवर्नमेंट का ये जो ट्रेजरी बॉन्ड है, राइट, या ये जो यूएस गवर्नमेंट का जो डेट है, दिस इज नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड एसेट्स लाइक गोल्ड, लैंड और एनी अदर फिजिकल एसेट्स। तो फिर लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं इसमें, फिर लोग क्यों मतलब डॉलर लगा के ट्रेजरी बॉन्ड खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, बिकॉज दे ट्रस्ट द यूएस गवर्नमेंट कि ये यूएस गवर्नमेंट इनको पे बैक कर देगा पैसा। एंड दिस इज कॉल्ड फेथ, बहुत अच्छा वर्ड है ये, फेथ बेस्ड बैकिंग, बहुत अच्छा वर्ड है। दिस इज कॉल्ड फेथ बेस्ड बैकिंग, कि भाई लोगों को ट्रस्ट है कि सरकार तो पे कर ही देगा। तो क्या कोई हार्ड एसेट के द्वारा बैक हो रहा है ये लोन, जैसे यहाँ हो रहा था लैंड का पेपर था, नहीं ना, ये कैसा है बैकिंग, तो फेथ बेस्ड बैकिंग। द सिस्टम वर्क्स ओनली एज लॉन्ग एज पीपल बिलीव द गवर्नमेंट विल ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन, कि लोगों को भरोसा है कि सरकार जो है ना अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा, पीछे नहीं हटेगा, लोन लिया है तो लोन चुका देगा। आया बात समझ में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, बिकॉज यूएस डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट्स, है ना। तो अगर सरकार फेल कर गया टू रीपे, देयर इज नथिंग इन्वेस्टर कैन क्लेम ना। जैसे ये मान लो लोन नहीं चुकाया ये, तो ये जाके इस पेपर मतलब दिखा के क्लेम कर लेगा ना कि भाई ठीक है ये लैंड का पेपर था ना मेरे पास, चलो हम इसको बेच के अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। यहाँ इन्वेस्टर क्या दिखाने जाएगा, सरकार का फेथ। आया बात समझ में। सो बिकॉज यूएस डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट, इफ द गवर्नमेंट फेल टू रिपे, there is nothing investor can claim. The whole system is based on trust, and if that trust break, मतलब अगर डिफॉल्ट हुआ तो इन्वेस्टर का पैसा चला, इन्वेस्टर को लॉस होगी, इन्वेस्टर लूज। आया बात समझ में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एंड सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। जो हम आपको बताएं वही यहाँ पे अकेडमिक भाषा में लिखा हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी 2024 का है, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है सिंडिकेटेड लेंडिंग spread the risk of borrower default across multiple lenders. दूसरा कह रहा है syndicated loan can be a fixed amount lump sum of funds but cannot be a credit line. समझा देते हैं। सबसे पहले ये समझो कि ये syndicated loan क्या होता है। It is a large loan, right? That is provided by group of lenders, and यही group of lenders को क्या कहा जाता है, syndicate कहा जा रहा है। So it is a large loan which is provided by group of lenders to one borrower, कि group of lenders मिलके जिनको syndicate कहा जा रहा है वो एक borrower को लोन दे रहे हैं। and ये कब यूज होगा, this is used when loan amount is too big for a single bank to give, right? कि एक बैंक के लिए लोन अमाउंट बहुत बड़ा है कि वो दे पाए, तब जाके बहुत सारे लेंडर्स एक ग्रुप बनाएंगे जिनको सिंडिकेट कहा जाएगा, एंड वो सिर्फ वन बॉर्वर को देंगे, एंड वो बॉर्वर जो है उसको जो पैसा चाहिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि एक बैंक के लिए आसान नहीं होगा देना। एंड दिस इज यूज्ड व्हेन द प्रोजेक्ट नीड्स स्पेशल एक्सपर्टीज और रिस्क शेयरिंग। आया बात समझ में। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ी, सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बॉर्वर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। सही बात है, क्यों, क्योंकि अगर इस बॉर्वर ने डिफॉल्ट करा तो मान लो इतने लोग मिलके एक ग्रुप बनाए थे, एंड इन्होंने मिलके, चूंकि इसको बड़ा अमाउंट चाहिए था, इन्होंने मिलके ये बड़ा अमाउंट दिया। अब मान लो ये बॉर्वर डिफॉल्ट कर जाता है तो रिस्क कितने पे बढ़ गया, ये 4 लोगों पे। सो सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बॉर्वर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। हुआ ना, ये 4 लोगों पे रिस्क बढ़ गया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर हम चीजों को अपने भाषा में समझ जाते हैं तो क्या हम मतलब स्टेटमेंट सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नाउ अब दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या है, हमको पता चल गया ना थोड़ा बहुत, तो सिंडिकेटेड लोन के बारे में पता चल गया कि ग्रुप ऑफ बैंक्स या ग्रुप ऑफ लेंडर्स के द्वारा दिया जाता है, उसी को सिंडिकेट कहते हैं, राइट। अब ये जो लोन है ना सिंडिकेटेड लोन, ये आपको 2 तरीके का हो सकता है। एक होगा आपको फिक्स्ड अमाउंट और लमसम लोन, जिसको कि टर्म लोन कहा जाता है, जहाँ पे बॉर्वर को पूरा पैसा एक ही बार में मिल जाता है, ठीक है। तो उसको फिक्स अमाउंट बोलोगे आप या लमसम अमाउंट बोलोगे। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है क्रेडिट लाइन। इसको मतलब अच्छे से क्या कहा जाता है,
रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी, जहां पे बोरोवर कैन टेक मनी एज नीडेड अप टू अ लिमिट एंड रिपे ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ लोन फिक्स्ड अमाउंट के भी रूप में दिया जा सकता है, क्रेडिट लाइन के भी रूप में दिया जा सकता है। नहीं समझ में आया? देखो समझो, जब फिक्स्ड अमाउंट लोन दे रहे हैं, राइट, उसको टर्म लोन कह रहे हैं। यहाँ पे हम ना, मतलब बैंक जो है वो पूरा पैसा एक ही बार में दे देता है। जैसे मान लो कंपनी को 100 करोड़ एक ही बार में मिल गया कोई एक फैक्ट्री को बनाने के लिए, हो ठीक है, तो उसी को फिक्स्ड अमाउंट लमसम लोन कह देते हैं, उसी को टर्म लोन कहा जाता है। क्रेडिट लाइन या रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी किसको कहा जाता है कि कंपनी पैसा बैंक से तब ले रहा है जब उसको जरूरत है, एंड दैट टू अप टू अ लिमिट। इट कैन ऑल्सो रीपे एंड बोरो अगेन। सो मान लो ऐसा कि एक कंपनी है, उसको मतलब मिला ही, मतलब द कंपनी इज अलाउड टू बोरो अप टू 50 करोड़। अगर मान लो कि वो 10 करोड़ अभी लेता है एंड बाद में पे करता है, फिर वो 20 करोड़ उसको फिर जब जरूरत पड़े तो फिर वो ले सकता है। समझ में आया? So it is wrong to say that syndicated loan cannot be a क्रेडिट लाइन, जो कि यहाँ लिख रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एंड हम आपसे पहले भी बोले थे कि मतलब भगवान से प्रे कीजिएगा कि दोनों में से ना एक स्टेटमेंट गलत मिले, तब आपका काम ना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे ना कि सी, कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। हम आपको क्या कह रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं ना कि कोई भी चीज़ों को ना अपने भाषा में समझिए, एंड जब आपको लग रहा है कि हाँ आपको चीज़ समझ में आ गया है ना, तो देखो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, एकदम होगा। ठीक है, यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2021 का क्वेश्चन है। लिख रहा है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड्स फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। अगर बाकी सब कुछ चेंज नहीं हुआ है तो मार्केट डिमांड फॉर अ गुड वो इंक्रीज हो सकता है इफ। तो मार्केट डिमांड किसी भी चीज का कब बढ़ सकता है? इफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। ये सही है या गलत है? दिस इज करेक्ट। कैसे करेक्ट है? जैसे टी एंड कॉफी एक दूसरे का क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे कोई आदमी टी पी रहा है, अगर मान लो टी महंगा हो गया तो वो कॉफी पे शिफ्ट कर जाएगा, कॉफी महंगा हो गया तो टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूट गुड कहा जा रहा है। राइट, अब आप यहाँ समझो, मान लो कि हम टी पीते हैं, ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, मान लो कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टी का प्राइस नहीं इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो जो लोग कॉफी पी रहे थे वो क्या करेंगे? टी की तरफ भागेंगे कि नहीं? तो टी का डिमांड जो होगा वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा? समझ में आया बात? तो हम टी पी रहे थे तो हम तो टी पियेंगे ही, जो लोग कॉफी पी रहे थे वो भी क्या करेंगे? वो टी डिमांड करने लगेंगे, तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा। सही है ये बात? समझ में आ गया? सो इफ अ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइजेस, पीपल शिफ्ट द डिमांड टू ओरिजिनल गुड। ठीक, नॉर्मल केस में कब होता है? कि जब आपका कोई गुड है उसका प्राइस कम हो रहा है तब जाके डिमांड बढ़ता है ना, नॉर्मल सिनेरियो में तो यही होता है। लेकिन ये चीज आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ठीक है ना, कि सब्स्टिट्यूट का ना प्राइस बढ़ गया, कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो आप टी की तरफ चले गए, जो लोग कॉफी पी रहे थे वो टी की तरफ चले जाएंगे। टी का प्राइस थोड़ी कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो पहला तो सही है। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, दिस इज रॉन्ग। कैसे? सोचिएगा थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं? जिसको एक साथ लिया जाता है। जैसे मान लो, ऐसे समझने के लिए, पेन और इंक, अगर मान लो इंक का प्राइस इंक्रीज करता है, ठीक है, तो इंक के, समझना, इंक के डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा? इंक का डिमांड कम होगा। लेकिन हम इंक और पेन के बारे में लिंक करके हम समझना चाह रहे हैं, जोड़ के समझना चाह रहे हैं। मान लो इंक का प्राइस बढ़ गया है तो पेन का डिमांड भी तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि पेन का डिमांड कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लोग पेन और इंक को तो साथ में यूज करेंगे ना। आया बात समझ में? जैसे कार पेट्रोल देखो ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ। मान लो पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ठीक है, पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कार का क्या? अगर आप ये दोनों को जोड़ के समझने का प्रयास करो तो कार का, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है तो कार का डिमांड घट जाएगा। क्यों डिमांड घटेगा? क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई देख, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, राइट, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम कार लेंगे ही नहीं। तो कार लेंगे नहीं तो कार का डिमांड कम हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, तो कार का डिमांड कम हो गया। यहाँ लिख रहा है क्या? आपको पूछ रहा है कि गुड का डिमांड ना इंक्रीज हुआ है जब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो इंक्रीज होगा। नहीं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री अगर इंक्रीज होगा ना तो गुड का डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, कार का डिमांड कम हो गया। सब्स्टिट्यूट वाला ऐसा था, कॉम्प्लीमेंट्री वाला ऐसा है। क्लियर है? एक बार खुद से ये चीज ना आप कॉपी पे करके देखना। क्यों बता रहे देखना। अभी बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि यार ये सब तो दिमाग में रहता है, नहीं रहता है। रियल एग्जाम में लोग कंफ्यूज होते हैं। नहीं तो आप खुद से सोचो ना, मतलब आराम से आंसर पे नहीं पहुंच जाएंगे हम लोग। पढ़ो, फोर्थ पढ़ो। इफ इट्स प्राइस फॉल,
अगर वो गुड का प्राइस कम होगा, जो भी सामान का बात हो रहा था, अगर मान लो उसका प्राइस कम होता है तो ऑब्वियसली यार प्राइस कम होगा तो डिमांड तो ज़्यादा होगा ही होगा। हमसे पूछ रहा है कि डिमांड कब बढ़ेगा, अगर प्राइस गिरेगा तो बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। तो 1/4 इसमें है, 1/4 इसमें है। थर्ड देखिए, ये फोर्थ वाला तो सबको पता रहता है राइट। थर्ड देखिए, द गुड्स ऑफ एन इंफीरियर गुड्स, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है? इंफीरियर गुड्स कौन कैसे कैसे गुड्स को कहते हैं इंफीरियर गुड्स? दीज आर दोज गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस, कि जब आपका इनकम बढ़ जाता है तो उसका डिमांड, उस प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है। जैसे कोई चीप क्वालिटी का गुड है राइट, आप वो कंज्यूम करते थे, मान लो कोई खराब चावल है, कोई सस्ता चावल है, आप वो खाते थे राइट। अब आपका इनकम बढ़ गया, अब आपको मतलब आ गया नवाबी कि भाई आप तो नवाब हैं, तो आप वो चावल अब आप नहीं खाओगे राइट, तो उसका डिमांड तो कम हो गया ना। एंड उसी तरीके के गुड्स को क्या कहा जा रहा है? इंफीरियर गुड्स कहा जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो इंफीरियर गुड्स समझ में आया? तो लिख रहा है कि अदर थिंग रिमेन अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर गुड इंक्रीज कर जाएगा अगर वो गुड इंफीरियर गुड है एंड इनकम कंज्यूमर का राइज हो रहा है। देखो यहाँ कह रहा है डिमांड इंक्रीज कर जाएगा अगर वो गुड इंक्रीज इंफीरियर है, अगर इनकम बढ़ेगा एंड वो गुड जो जिसका बात क्वेश्चन में हो रहा है वो अगर इंफीरियर गुड्स है तो उसका डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों में नवाबी आ जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर है बात? तो अगर आप प्रॉपर तरीके से आंसर देखोगे तो आपका फर्स्ट सही था, सेकंड गलत, कॉम्प्लीमेंट गुड वाला है ना, कार पेट्रोल वाला, इंफीरियर गुड वाला गलत है, प्राइस वाला सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 4। ठीक है, यहाँ पे हम वही चीज एक्सप्लेन कर दी है, आप एक बार देख लेना खुद से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिस इज द last question of this particular video. This is the last question of Indian Economy Previous Year Question Series 2011 से 2024 and this is our ऐसे तो fourth question of this particular chapter, लेकिन वैसे ये हमारा 291st question है। ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलो क्या कह रहा है? इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय गवर्नमेंट देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहले समझ लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट मीन्स, ध्यान से सुनिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द बेनिफिट वी लूज व्हेन वी चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर। कि ये दो चीज था, ठीक है, ये दोनों चीज में हम इस चीज को चुने, अगर इस चीज को हम चुने होते तो जो हमको बेनिफिट होता उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। आया बात समझ में? कि ये दो चीज था राइट, हम इस चीज को सिलेक्ट किए, इस चीज को हम इग्नोर कर दिए, सिलेक्ट नहीं किए, तो इस चीज को सिलेक्ट नहीं करने से जो बेनिफिट हमको नहीं मिल पाया वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। जैसे आपके पास था कि आप एमबीए करो राइट, या आप यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन करो, आपने चुना ये राइट, तो इससे जो बेनिफिट आपको होता, जो अब आप नहीं मतलब आपको मिल सकता है बिकॉज यू चूज टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम, तो जो बेनिफिट मिलता है ना, जो आप एक तरीके से लूज कर दिए, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एकदम आसान भाषा में समझ में आया। एंड ऐसा क्यों हुआ, क्यों कॉस्ट कहा जा रहा है इसको? बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। अब वो मनी के रेस्पेक्ट में बात करो, टाइम के रेस्पेक्ट में बात करो, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो मनी है, मनी लो, लैंड लो, टाइम लो, लेबर लो, कुछ भी लो, वी कैन नॉट यूज देम फॉर ऑल पॉसिबल पर्पसेस एट द सेम टाइम। ठीक है, सो वी चूज वन ऑप्शन एंड वी गिव अप द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। कि हमको लगा कि भाई यूपीएससी सही रहेगा, एमबीए करना जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था कि यूपीएससी नहीं तो एमबीए, तो हम ये एमबीए को छोड़ दिए। वी गिव अप दिस नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया? हमको उम्मीद है कि मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और ब्रेक डाउन करें? ठीक है, चलो लास्ट ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपए है राइट, एंड ये 100 रुपए से आप दो काम कर सकते थे, आप मूवी देख सकते थे, आप एक बुक खरीद सकते थे। अब आपने बुक चुना, तो आप जो मूवी आपने चुना नहीं ना, आपने बुक चुना है, तो मूवी देख के जो आपको फन, जो इंजॉयमेंट मिलता, वो क्या हुआ? आपने लूज कर दिया। सो दिस लॉस्ट इंजॉयमेंट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आया बात समझ में? सो हमसे कह रहा है कि what happens when government gives free services, if a commodity is provided free to the public by the government, तब होता क्या है? तो जब कभी भी, समझिएगा, जब कभी भी सरकार कुछ भी फ्री का दे रही है राइट, जैसे मान लो ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट लोगों को फ्री का क्या दे रहा है? हेल्थ केयर, या मान लो फ्री फूड दे रहा है, तो इन लोगों को ये चीज तो फ्री में मिल रहा है राइट, लेकिन पैसा तो लगा होगा ना ये सब चीज में। तो पैसा कहाँ से आया? पैसा आया फ्रॉम द taxpayers money, right? So the money to provide it comes from the taxpayers.
वहां से पैसा आया ना, तभी तो सरकार ये सब फ्री में दे पाया इन लोगों को। तो ये जो टैक्स का मनी है, ये जो टैक्स पेयर का मनी है, ये पैसा कुड हैव बीन यूज्ड एल्सवेयर, जैसे कि बिल्डिंग रोड्स या कोई और सब्सिडीज वगैरह सरकार दे सकता था, स्कूल कॉलेज दिस दैट कुछ भी कर सकता था ना सरकार, जिससे कि टैक्स पेयर को फायदा होता। आया बात समझ में? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये फ्री सर्विस का क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है जो ये टैक्स पेयर ने लूज किया। टैक्स पेयर क्या लूज किया? ये रोड सब्सिडी, अदर कोई सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ टैक्स पेयर जिसको मिल सकता था ये सारा पैसा से, वो टैक्स पेयर लूज किया। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फ्री सर्विस इज व्हाट taxpayer lose, that is other possible benefits from their paid taxes like roads, subsidies, other infrastructure. So if a commodity is provided free to the public by the government, then read this, the opportunity cost is transferred from consumer, जो consume कर रहा है, of the product to the tax paying public. opportunity cost कहाँ से कहाँ आ गया? क्योंकि opportunity cost किसको उठाना पड़ा एक तरीके से? tax payer को। क्यों? क्योंकि उसको इस पैसे से ये मिल सकता था, लेकिन वो पैसा कहाँ यूज हो गया? यहाँ यूज हो गया। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो नहीं, ये सब क्या नुकसान तो हुआ ना, ठीक है? एमबीए छूट रहा था ना आपका, एमबीए से बेनिफिट मिलता ना कुछ, तो इससे बेनिफिट मिलता ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, इग्नोर कहाँ हुआ? नुकसान तो हुआ ही। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर्ड हो गया कंज्यूमर से, ये कंज्यूमर से यहाँ टैक्स पेयर की तरफ। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। नहीं, गवर्नमेंट को नहीं हुआ नुकसान, किसको हुआ? टैक्स पेयर को हुआ। एंड ये समझ में आया जो हम समझाएं आपको, ठीक है? तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है एंड हम आपको ये चीज यहाँ बहुत आसान भाषा में समझा दिए हैं। चलो, सो अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप। एंड प्लीज 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 मेरा एक रिक्वेस्ट है, एंड बहुत हम्बल रिक्वेस्ट, कि अगर आपने ये पूरे सीरीज को देखा है एंड अगर आपको लगा है कि हाँ भाई थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए प्लीज। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। एंड या, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।